Hello everyone and welcome back to my YouTube channel. In this lecture I'm going to continue with the part 2 of the Pakistan Penal Code. और जैसे मैंने अपने पार्ट 1 के अंदर चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 15 तक डिटेल में डिस्कशन की थी, ये उसी डिस्कशन की एक कंटिन्यूएशन है बिकॉज अदरवाइज़ लेक्चर बहुत ज़्यादा डिटेल और लंबा होता जा रहा था. सो आई थॉट कि इसको पार्ट्स में कर लेते हैं ताकि आप लोगों के लिए इजी हो इसको समझना भी और सुनना भी. सो ये वाला जो पार्ट है पार्ट 2, इसके अंदर चैप्टर 16 डिटेल में कवर किया जाएगा. अब चैप्टर 16 पूरे पीनल कोड के अंदर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है. उसकी रीज़न ये है कि इसमें दो मेजर ऐसे ऑफेंसेस कवर्ड हैं जो कि आपकी डेली प्रैक्टिस के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं. सबसे पहला जो चैप्टर है, इस चैप्टर का जो पार्ट है दैट फोकसेस ऑन होमिसाइड. सो होमिसाइड कहाँ से स्टार्ट होता है? सेक्शन 299 से लेके 325 तक जो ऑफेंसेस हैं वो होमिसाइड के अंदर फॉल करते हैं. ऑफ कोर्स जो आपका 325 है दैट फोकसेस ऑन सुसाइड, तो उसको भी हम इंक्लूड कर लेते हैं, यानी डेथ से रिलेटेड है. अगला जो इसका हिस्सा है वो बॉडली इंजरीज़ से रिलेटेड है. बॉडली इंजरीज़ भी काफ़ी कॉम्प्लेक्स तरीके से पीनल कोड ने डिफ़ाइन किया हुआ है. और ये बात भी समझना बहुत ज़रूरी है कि इस लॉ में, इस चैप्टर के अंदर, क्योंकि किसास एंड दियत ऑर्डिनेंस की इन्फ्यूजन है, इस वजह से ये दोनों ऑफेंसेस जो हैं होमिसाइड और बॉडली इंजरीज, एक तो ये कंपाउंडेबल हैं प्राइमरीली. मैं प्राइमरीली के लफ्ज़ इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज देर आर सर्टन एक्सेप्शंस जहाँ पर आपकी ये कंपाउंडेबिलिटी ख़त्म हो जाती है. फॉर एग्जांपल ऑनर किलिंग. सो कंपाउंडेबिलिटी का क्या मतलब है? कंपाउंडेबिलिटी का मतलब ये है कि एज़ पर CRPC अगर जो विक्टिम है या उसके एयर्स हैं उनकी ज़िम्मेदारी है इस ऑफेंस को प्रोसिक्यूट करना, और बल्कि अगर वो ख़ुद माफ़ करना चाहते हैं इस ऑफेंस में या कोई ऐसी कॉम्पनसेशन लेना चाहते हैं जो कि दियत या अर्श दमन के ज़ुमरे में आती है, तो वो भी ले सकते हैं. सो इसमें प्राइवेट प्रोसिक्यूशन का जिक्र है एज़ कम्पेयर टू द स्टेट प्रोसिक्यूशन. तो इस पार्ट के अंदर होमिसाइड और बॉडली इंजरीज डिटेल के अंदर कवर होगा. सो अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो मैं उसका डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक पोस्ट कर देता हूँ ताकि आप पहले उसको देख लो, उसके बाद आप पार्ट 2 को देखो. हाँ, अगर आप सिर्फ इस चैप्टर को पढ़ना चाह रहे हो, यू वांट टू नो अबाउट लाइक हाउ द लॉ ऑफ होमिसाइड ऑपरेट इन पाकिस्तान और हाउ डज द लॉ ऑफ बॉडली इंजरीज ऑपरेट इन पाकिस्तान, देन दिस वीडियो इज़ फॉर यू. सो चलो लेट्स क्विकली डाइव इनटू द लेक्चर. Alright, so the first offense within this category is the law on homicide. ये basically पाकिस्तान penal code के 299 से लेके 324 तक मौजूद है. Murder that was known as homicide in section 299 of the Indian Penal Code, which was termed as and which was defined as whoever causes death by doing an act with the intention of causing death or with the intention of causing such bodily injury as it's likely to cause death or with the knowledge that his act is likely to cause death commits an offense of culpable of homicide. Now, this was the earlier definition of the offense of murder जो कि 299 में डिफाइंड थी. बट जब किसास और दियत ऑर्डिनेंस आया है और इस्लामाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट हुआ, तो उसने जो शरीयत के अंदर जो कानून था किसास और दियत का, यानी जो रिवेंज किलिंग या रिटेलिएशन से बेसिस के ऊपर, उसको इनकॉर्पोरेट किया है पाकिस्तान पीनल कोड के अंदर. सो दिस वाज द डेफिनेशन ऑफ मर्डर. मर्डर वाज डिफाइंड टू बी एन अनलॉफुल किलिंग ऑफ अनदर ह्यूमन बीइंग विदाउट एनी जस्टिफिकेशन और विद सम malicious intent. But Qisas and Diyat ordinance replaced this term of murder with what we call as qatl and divided into two different types. Qatl is now defined by PPC under section 299J as causing death of a person. So within the 299 there is a definition of what qatl is, and there are 4 different types of qatl that we need to discuss. So सबसे पहले हम बात करते हैं मर्डर की, कत्ले अम्द, which is covered under and defined under section 300. आपको मैंने ये बता दिया कि section 299 simply provides important definitions. उसकी तरफ हम बाद में आते हैं. We look at the definitions, we look at the definitions of each of the offenses that is laid down on the screen. सो कत्ल अम्द बेसिकली मर्डर है. जब कोई बंदा किसी को नियतन कत्ल करता है, उसकी जान लेने की कोशिश करता है या उसको ऐसे तरीके से मारता है जिसमें उसको नॉलेज या पता हो कि इसकी मौत वाक़या हो जाएगी, उस सूरत में वो कत्ल अम्द होता है. अब एक बात जहन में रखें कि कत्ल अम्द की जो सेंटेंस है, यानी जो पनिशमेंट है, वो सेक्शन 302 के अंदर मौजूद है. हमारे पास दूसरी जो टाइप है उसको कत्ल शबीह अम्द कहते हैं. कत्ल शबीह अम्द विच इज़ डिफाइंड अंडर सेक्शन 315. ये
भी एक टाइप है जिसके जो पनिशमेंट है वो सेक्शन 316 के अंदर गिवन है। अभी मैं आपको सारों की डेफिनेशन डिटेल में बताऊंगा और फिर हम एक कंपैरेटिव एनालिसिस करेंगे कि मर्डर, कत्ल शबीह अम्द और कत्ल ख़ता। अब जिस तरह ख़ता का लफ्ज़ आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है, ख़ता का मतलब होता है मिस्टेक। सो अगर तो आपकी डेथ किसी की हो जाए बाय मिस्टेक, आपने पहले नोटिस किया था एक्सेप्शंस के क्लॉज के अंदर जहाँ पर हमने डिफेंसेस का चैप्टर पढ़ा था, चैप्टर 4, वहाँ पे आपने देखा था कि मिस्टेक एज टू फैक्ट एंड लॉ ऑल्दो की एक जनरल एक्सेप्शन है, लेकिन होमिसाइड के एरिया के अंदर, कत्ल के अंदर मिस्टेक भी एक लाइबिलिटी कंस्ट्रक्ट कर सकती है और उसकी एक्सेप्शन मौजूद नहीं है। अब कत्ल ख़ता यानी मिस्टेकन किलिंग की जो पनिशमेंट है वो 320 में है, और कत्ल बिस्सबाब यानी आप सबब बने हैं, रीज़न बने हैं किसी की डेथ का, वो सेक्शन 321 के अंदर कवर होता है। अब मैं आपको सारों की और उसकी जो पनिशमेंट है वो सेक्शन 322 में दी हुई है। अब हम वन बाय वन हमें क्या करना है कि हमें एक एक टाइप के बारे में डिटेल में पता होना चाहिए और उनकी सेंटेंस के बारे में पता होना चाहिए और किस तरह से उसकी एग्जीक्यूशन होती है सेंटेंस की, उसके बारे में भी थोड़ा आइडिया होना चाहिए। सो लेट्स टॉक अबाउट द डेफिनेशंस। सबसे पहले अगर हम तीनों की डेफिनेशंस देख लें, यानी कत्ल अम्द की डेफिनेशन देख लें, कत्ल सबीह अम्द की देख लें, कत्ल ख़ता की देख लें और कत्ल बिस्सबाब की देख लें। तो पहले हम ज़रा ये चारों डेफिनेशंस देखते हैं ताकि आपको इसका एक्टस रिया और मेंस रिया ईजिली आइडेंटिफाई हो पड़े और आप इसको ये समझ सकें कि इन तीनों चारों में डिफरेंस क्या है। सो लेट्स फर्स्ट लुक एट द ऑफेंस ऑफ मर्डर which is defined under section 300, which is whoever with intention of causing death. Now, this is very clear. So, the mens rea is either causing death or with the intention of causing bodily injury to a person by doing an act which in ordinary course of nature is likely to cause death. So, आम हालात के अंदर कोई भी ऐसा एक्ट जो किसी की मौत वाक़या कर सकता है और with the knowledge that his act is so imminently dangerous that it must in all probability causes the death of such a person is said to commit qatl amd. So in other words, it's basically direct and indirect intention both, जिसको हम English law में oblique intention भी कहते हैं, because if there is knowledge and there is a probability of the cause of death, then in that situation हम इसको oblique intention भी बोलते हैं. So murder is a specific intent crime जैसे आपको नज़र आ रहा है. So if there is intention to cause death or intention to cause hurt such that it will cause death or with knowledge, तो इसके तीन कंपोनेंट्स आप देख लें. So intention of causing death, intention of causing bodily injury such that it leads to death, or there is knowledge that the act is so dangerous that in all probability it would cause death. So both direct intention and oblique intention. So there's intention to kill, intention to cause serious bodily harm that would cause the death, and then there's knowledge of the dangerousness of the actions that will have the probability of causing the death. So that is known as Katle Amt. And of course, as I said, the definition is provided in section 300, but its liability is provided under section 302 along with a lot of provisions that we'll discuss, जिसके अंदर इसके प्रोसीजरल मामला डिस्कस हुए हैं. अब जो दूसरा हमारा टाइप था कत्ले शबीह अम्द, whoever with intent to cause harm to the body or mind of any person causes death of that or any other person by means of a weapon or an act which in ordinary course of nature is not likely to cause death is said to commit कत्ल शबीह अम्द. So अब यहाँ पर क्या है कि the person does not have the intention to cause death of an individual. The person does have the intention to cause some sort of harm. So वो कहता है कि where there is intent to cause harm to body or mind of any person. तो उसकी नीयत क्या थी? किसी को harm cause करने की. But हुआ क्या? Result क्या हुआ? It causes death with the means of any weapon or without, which in ordinary course of nature is not likely to cause death. So आम हालात के अंदर उस सूरत में मौत वाक़या नहीं होनी थी. Let me give you an example. So you have a stick, आपने एक पतली सी छड़ी लेके एक बंदे के सर पर मारी. अब होता क्या है that the person that you आपने जिसको मारी अल्टीमेटली उसका वीक स्कल था और उसके स्कल में जाके वो ज़ोर से लगी और मेम्ब्रेन तक चली गई और जिसकी वजह से उसकी डेथ हो जाती है.
अब आम हालात में आप देखें कि ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर में अगर आप किसी को हल्की सी स्टिक मारते हैं तो उसकी डेथ नहीं होती। हाँ, यू हैव द इंटेंशन टू कॉज सम सॉर्ट ऑफ हार्म। सो आपने क्या किया, यू हैव कमिटेड कत्ल, बट दिस कत्ल इज नोन एज कत्ल शबीह अम्द बिकॉज यू डिड नॉट हैव द इंटेंशन टू कॉज डेथ, यू हैव इंटेंशन टू कॉज हार्म बट डेथ हैज़ टेकन प्लेस। सो आप इसको काफ़ी ज़्यादा क्लोजली रिजेंबल कर सकते हैं टू व्हाट वी कॉल एज कंस्ट्रक्टिव मैनस्लॉटर, बिकॉज इंग्लिश लॉ के अंदर कंस्ट्रक्टिव मैनस्लॉटर बड़ी सिमिलर चीज़ है व्हेन यू डू एन अनलॉफुल एक्ट विच इज़ ऑब्जेक्टिवली डेंजरस एंड दैट कॉजेज द डेथ ऑफ अ पर्सन। तो यहाँ पर भी आप एक अनलॉफुल एक्ट करें, बट यहाँ पर एक चीज़ स्पेसिफिक है दैट यू हैव द इंटेंट टू कॉज हार्म। सो ये बात बड़ी क्लियर है। वेयर एज अगर आप सेक्शन 321 को देखेंगे, कत्ल बिस्सिबाब को देखेंगे, तो वहाँ पर आप देखेंगे कि वहाँ पर आपकी लॉफुल एक्ट आप कर रहे थे और उसकी वजह से किसी की डेथ कॉज हुई है। तो यहाँ पर आप एक अनलॉफुल एक्ट कर रहे हैं, यानी आप किसी को हार्म करना चाह रहे हैं। सेक्शन 315 में आप किसी को हार्म करना चाह रहे हैं, लेकिन आपकी नीयत यानी मेंजरिया, आपका स्टेट ऑफ माइंड आपकी किसी को कत्ल करने की नहीं थी। आपकी मेंजरिया क्या थी? सिंपली किसी को हर्ट करने की, हार्म करने की टू हिज बॉडी और माइंड। हुआ क्या, रिजल्ट क्या हुआ, कॉन्सिक्वेंस क्या आया, उसकी डेथ वाक़या हो गई। सो उस सूरत में कत्ल शबीह अम्द का चार्ज आएगा, जिसकी सेंटेंस जो है वो सेक्शन 316 के अंदर यानी 316 के अंदर प्रोवाइडेड है। इससे आगे अगर हम चले जाते हैं सेक्शन 318, तो ये कत्ल एक ख़ता है। आप इसको डेथ बाय मिस्टेक भी कह सकते हैं। हुएवर विदाउट द इंटेंशन टू कॉज डेथ। अब यहाँ पर कोई हार्म की भी इंटेंशन नहीं है, किसी की डेथ की भी इंटेंशन नहीं है, और ना ही किसी को कॉज हार्म करने की डेथ है की आपकी इंटेंशन है। सो हुएवर विदाउट द इंटेंशन, विदाउट के लफ्ज़ को आप क्या कर लें, सर्कल कर लें। विदाउट द इंटेंशन टू कॉज डेथ ऑफ और कॉज, यानी ना तो मारने की नीयत है और ना ही जख्मी करने की नीयत है। अ पर्सन कॉजेज डेथ ऑफ सच अ पर्सन ईदर बाय मिस्टेक ऑफ एक्ट और मिस्टेक ऑफ फैक्ट इज सेड टू कमिट कत्ले ख़ता। सो इसकी इलिस्ट्रेशन पाकिस्तान पीनल कोड भी देता है। सो इमेजिन कीजिए कि आप किसी वाइल्ड एनिमल को शूट कर रहे थे, आपको लगा कि वो एनिमल है, लेकिन जब आपने फायर किया तो वो जाके फायर आपका किसी इंसान को जाके लगा। तो उस सूरत में अगर उसकी डेथ वाक़ई हो जाती है तो इट्स अ मिस्टेकन डेथ, इट्स कत्ले ख़ता। इसकी पनिशमेंट 319 में दी गई है। इसके साथ एक और भी सिमिलर ऑफेंस है कत्ले ख़ता से ही रिलेटेड, आप उस कह लें कि उसी के अंदर से वो डेवलप किया गया है, और वो है डेथ बाय रैश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग, जो कि ख़ता की फॉर्म में आ जाती है। उसको ज़रा थोड़ा सा स्ट्रिक्ट रखा गया है। उसके बारे में भी हम आगे जाके डिस्कस करते हैं सेक्शन 320 के बारे में। सो बेसिकली जो फोर्थ टाइप है दैट इज सेक्शन 321 विच सेज whoever without any intention causes death of or causes harm to any person does any unlawful act which becomes a cause for the death of another is said to commit qatl bis sibab। so क्या मतलब हुआ, कत्ल का आप सबब कब बने? आप उस सूरत में बने जहाँ पर आपकी कोई नीयत तो नहीं थी किसी को कत्ल करने की या किसी को हर्ट करने की, लेकिन आप एक अनलॉफुल एक्ट कर रहे थे, कोई ऐसा काम कर रहे थे जो कानूनी तौर पर गलत था, और वाइल इन द कोर्स ऑफ डूइंग दैट एक्ट वो एक कॉज बन जाता है किसी की मौत का। तो उस सूरत में आप कत्ल बिस सबब के लायबल होते हो, जिसकी जो पनिशमेंट है वो सेक्शन 322 के अंदर दी हुई है। अब ये बात जहन में रखिएगा कि ये जो सेक्शंस हैं आपके सामने वो डेफिनेशंस के सेक्शंस हैं। जो अभी जिस तरह सेक्शन 300 आपको बताया, सेक्शन 300 डिफ़ाइन करता है कि मर्डर की डेफिनेशन क्या है, कत्ले अम्द की डेफिनेशन क्या है, लेकिन जो इसकी पनिशमेंट है, और यही वो वजह है जो पीपीसी के अंदर जो चार्जेस लगाए जाते हैं, आपको पता है एफआईआर के अंदर चार्जेस वाला सेक्शन लगाया जाता है, तो वो 302 है हमारे पास, 302 है फॉर कत्ले अम्द। इसी तरह 316 फॉर सेक्शन 315 जो कि कत्ले शबीह अम्द है। फिर सेक्शन 319 एंड 319, और इसके लिए जो आपका सेक्शन पर्टिकुलरली पनिशमेंट्स के लिए यूज़ होता है दैट इज़ सेक्शन 322, और इसकी जो पनिशमेंट है कत्ल बिस्सिबाब की दैट इज़ प्योरली दियत, जो हम आगे जाके उसको डिस्कस करेंगे। 322। सो ये एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग थी जो चार आपके डिफरेंट ऑफेंसेस हैं दैट आर कवर्ड विद इन द एरिया ऑफ क्रिमिनल होमिसाइड अंडर द पाकिस्तान पीनल कोड। कुछ लीगल जारगान को समझते हैं। देखें, आपका जो होमिसाइड का लॉ है, मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया था कि उसमें बिकॉज ऑफ किसास एंड दियत ऑर्डिनेंस, उसके अंदर जो इस्लामाइजेशन का जो प्रोसेस है उसने टेकअप किया
और हुआ, और उसके रिज़ल्ट के अंदर जो शरीयत के मुताबिक जो असूल हैं होमिसाइड से रिलेटेड, वो सारे इनकॉर्पोरेटेड हैं। अब जो वर्ड्स और टेक्निकल जार्गन इस पूरे चैप्टर में यूज़ होगी वो सेक्शन 299 डिफाइन करता है। सो फॉर एग्जांपल सेक्शन आपका जो है 299, उसमें सेक्शन 299 बी डिफाइंस द वर्ड अर्श, दैट इज़ अ फिक्स्ड कॉम्पनसेशन फॉर हर्ट दमान। सेक्शन 299D means the compensation determined by the court on its discretion। मैंने आपको शुरू में भी बॉडली हार्म के लिए थोड़ा सा एक्सप्लेन किया था जब हम पनिशमेंट का चैप्टर 3 पढ़ रहे थे, तो मैंने डिस्कस किया था कि अर्श जो है वो फिक्स्ड कॉम्पनसेशन है फॉर बॉडली इंजरीज। दमन जो है वो डिस्क्रेशनरी है, कोर्ट उसको डिटर्मिन करती है बाय लुकिंग एट द फैक्टर्स। और फिर 299 दियत, दियत मींस द कॉम्पनसेशन स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 323 of the PPC payable to the heirs of the victim। heirs वाली को कहते हैं, जो गार्डियंस होते हैं उनको जो पे की जाती है वो फिक्स्ड, इसको जो है खून बहा भी कहा जा सकता है, ब्लड मनी भी आमतौर पर इसको रेफ़र किया जाता है दियत को। सो ये फिक्स्ड है और इसकी वैल्यू भी फिक्स्ड है सेक्शन 323 के तहत, और हम जाके वो वैल्यू भी आगे डिस्कस करेंगे। फिर एक और वर्ड जो पीपीसी के अंदर लेटर पार्ट में इनकॉर्पोरेट किया गया था वो है फिसाद फिल अर्ज। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये भी कॉन्सेप्ट आपको कुरान के अंदर से डिराइव होता नज़र आ रहा है, और ये बेसिकली 3 चीज़ों को देखता है। आपके प्रीवियस हिस्ट्री को, यानी आपके अगर क्रिमिनल रिकॉर्ड्स हैं, आपने पहले भी इसी तरह की ब्रूटल किलिंग की है या किलिंग्स में आप इन्वॉल्व थे, तो उस सूरत में फसाद फिलर्स अप्लाई हो सकता है। अगर आपने बहुत ही हीनियस किस्म का और ब्रूटल किस्म का मर्डर किया है, पब्लिक में किया है, और जिसने पब्लिक में टेरर भी कॉज किया है, तो उसको भी फसाद फिलर्स के ज़ुमरे में लाया जा सकता है। और तीसरी चीज़ जिसको फसाद फिलर्स की इंटरप्रिटेशन दी गई है वो है गैरत के नाम पर कत्ल, दैट इज़ ऑनर किलिंग्स। तो ये आपके पास चारों पॉइंट्स जो हैं इसमें कवर हो जाते हैं। और आप देखेंगे कि जहाँ पर फिसाद फिल अर्ज़ का मामला आ जाता है वहाँ पर कंपाउंडिंग नहीं होती, यानी वहाँ पर माफ़ी का चक्कर नहीं होता, वहाँ स्टेट कॉग्निजेंस ले लेती है, स्टेट उस चीज़ को टेकअप कर लेती है। और आप 345 में जाके देखेंगे जो कि लेटेस्ट अमेंडमेंट्स आई हैं ख़ास तौर पे ऑनर किलिंग से रिलेटेड, उसके अंदर सेक्शन 310 एंड 311 के अंदर क्या मामला है। अब यहाँ पर ये 2 डेफिनेशंस जो आगे आ रही हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उनको समझना बहुत ज़रूरी है। Section 299G, Section 299G defines the term called ikrah tam। इकराह ताम क्या है? इकराह ताम means putting any person, his spouse or any of his blood relations within the prohibited degree of marriage in fear of instant death or instant permanent impairing of any organ of body or instant fear of being subjected to sodomy or zina bin जबर। अब ये क्या मामला है? इकराए ताम आप देखेंगे जो कि 299G ने डिफाइन किया है, एक ड्यूरेस की फॉर्म है। एक ऐसी ड्यूरेस है जिससे आप किसी बंदे से को फोर्स कर रहे हैं कि आप फलां शख्स का कत्ल करो, ओके। लेकिन आपने तो कहा, आप कहेंगे कि सर आपने कहा था चैप्टर 4 के अंदर कि ड्यूरेस जो है वो एक डिफेंस है। जी, मैंने आपको उसी वक्त भी बताया था कि वो उसकी एक एक्सेप्शन है कि ड्यूरेस इज़ नॉट अ डिफेंस टू होमिसाइड। आप अपनी जान बचाने के लिए किसी और की जान नहीं ले सकते। हाँ, इसकी हद तक तो बात हो सकती है कि अगर आपको किसी ने थ्रेट किया कि आपको मैं मार दूंगा अगर आप जाके बैंक से डॉक्यूमेंट नहीं चोरी करके लाते या फलां बिल्डिंग को आग नहीं लगाते, बशर्ते कि उसमें किसी की डेथ ना हो। सो वो तो सारी चीज़ हो सकती है, बट एज फार एज किलिंग इज कंसर्न द लॉ डज नॉट वे वंस लाइफ ओवर द अदर पर्सन लाइफ। तो ये नहीं है कि आपकी लाइफ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप दूसरे को जाके मार दो बिकॉज आपने अपनी ज़िंदगी बचानी थी। तो कानून इसकी इजाज़त नहीं देता। तो इसी वजह से ड्यूरेस का जो स्कोप है वो बहुत लिमिटेड रखा गया है होमिसाइड से रिलेटेड। अब ये जो मामला है इसको आप प्रोवोकेशन के साथ भी लिंक कर सकते हैं, बिकॉज इंग्लिश लॉ जिसको लॉस ऑफ कंट्रोल जिसको कहा जाता है उसके साथ भी आप इसका कंपैरेटिव एनालिसिस देख सकते हैं। लेकिन दर हकीकत इन माई ओपिनियन इकराह ताम एंड इकराह नाकिस बेसिकली आर फोकस्ड ऑन ड्यूरेस ऑफ सर्टन टाइप्स जो कि आपको कंपेल करती है, फोर्स करती है टू डू सर्टन एक्ट्स दैट विल अल्टीमेटली लीड टू किलिंग। अब उसमें हम देखेंगे अल्टीमेटली जाके कि जो आपका पीनल कोड है वो किस तरह से इस चीज़ को प्रोवाइड करता है कि क्या आया अगर इकराए ताम के अंदर किसी ने कत्ल किया तो जो परपेट्रेटर है, जिसने कत्ल एक्चुअली किया है, उसकी क्या लायबिलिटी है, और जिसने ये फोर्स कराया उसकी क्या लायबिलिटी है। फिर इसी तरह इकराए नाकिस में क्या सिलसिला है। अब इकराए नाकिस की जो डेफिनेशन है वो सेक्शन 299H
पार्ट एच के अंदर दी हुई है इकराह नाकिस, यानी ऐसी तमाम ड्यूरेस जो अबव मेंशन्ड के अलावा हो, राइट, कि मैं तुम्हारी गाड़ी को आग लगा दूंगा, मैं तुम्हारे सारे बैंक अकाउंट को कर दूंगा, मैं तुम्हारी लेट्स से को तुम्हारा डाटा लीक कर दूंगा, ये भी ड्यूरेस है। बट ये ऐसी नहीं है जिसमें आप किसी को डेथ, इंस्टेंट परमानेंट इम्पेयरिंग यानी ग्रीवियस बॉडली हार्म की तरफ, या उसके साथ रेप और जना बिल जबर और सॉडमी की तरफ आप नहीं पुश कर रहे। सो ये ड्यूरेस है, और इसके ड्यूरेस के नतीजे में अगर आप कत्ल करते हैं तो क्या आपकी लाइबिलिटी होगी, जिसने परपिट्रेट किया है क्राइम, यानी जो बंदा ड्यूरेस में था उसकी लाइबिलिटी क्या होगी, और जिसने करवाया है उसकी लाइबिलिटी क्या होगी, यहाँ पर ये डिस्कस भी हम लोग करेंगे। सो आई होप कि आपको इकराह ताम और इकराह नाकिस का कुछ बेसिक आइडिया हो गया। बेसिकली दोनों टाइप्स ऑफ ड्यूरेस हैं। फर्स्ट वन इज़ द एग्रीवेटेड ड्यूरेस, इसको इकराह ताम कह रहे हैं, जहाँ पर आप किसी को थ्रेट कर रहे हैं उसकी किसी की और की मौत का, ग्रीवियस बॉडली हार्म का, या सॉडमी रेप वगैरह का। फिर इसी तरह सेक्शन 299 डिफाइंस द वर्ड किसास। किसास मीन्स टू रिटेलिएट, आई फॉर एन आई, सिंपल बदला लेना, यानी अगर बंदा मारा है तो बंदा मरेगा, और अगर बॉडली इंजरी की गई है तो जिस तरह से बॉडली इंजरी की गई है उसी तरह से अगला भी किसास का हक रखता है, आपकी बॉडली इंजरी भी करेगा। ताज़ीर, डिस्क्रेशनरी पनिशमेंट्स 299L के अंदर डिफाइंड है। फिर उसके बाद सेक्शन 299 आई है वाली। द वर्ड वाली, वाली मीन्स एयर, लीगल गार्डियंस, और जो कि आपके मुस्लिम फैमिली लॉ ने बताए हुए हैं उसके मुताबिक जो जो आपके गार्डियंस हैं वो वाली कहलाते हैं। इसको वली भी बोला जाता है, वाली भी बोला जाता है। आई थिंक वाली इज़ द राइट वर्ड। अच्छा, अब मूविंग ऑन टू द फर्स्ट वन, लुकिंग एट द डेफिनेशन। अब हमने 300 की डेफिनेशन तो कंसिडर कर ली थी, मैंने आपको उसमें बताया कि उसमें डायरेक्ट इंटेंशन भी कवर्ड है और इनडायरेक्ट इंटेंशन, जिसको हम ऑब्लिक इंटेंशन कहते हैं, वेयर बाय देयर इज नॉलेज दैट डेथ विल टेक प्लेस बिकॉज ऑफ योर डेंजरस एंड अनलॉफुल एक्ट. So, for instance, if a person is charged with within the meaning of section 300, he will be said to be liable for qatl amd. And there are two things that we need to consider. First of all, section 301. 301 नॉर्मली क्या होता है कि पीपीसी के अंदर आप देखते हो कि एक सेक्शन उसकी डेफिनेशन देता है और दूसरा सेक्शन उसकी पनिशमेंट देता है, बट मर्डर का जो कानून है वो थोड़ा सा स्पेशल है क्योंकि इसमें प्रोसीजरल लॉ काफ़ी ज़्यादा है, यानी कुछ मैटर्स हैं जो प्रोसीजर से रिलेटेड हैं, किसास से रिलेटेड और उसकी कंपाउंडिंग से रिलेटेड और दियत से रिलेटेड। तो इस वजह से ये सेक्शंस और ये जो पार्ट है आपका पीपीसी का ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, तो इसको समझना बड़ा ज़रूरी है। सो 300 के अंदर क्या आ गया, डेफिनेशन आ गई, किसकी आ गई, कत्ले अम्द की आ गई। कत्ले अम्द के बाद 301 क्या कहता है, फिर नॉर्मली तो 301 में पनिशमेंट होनी चाहिए, बट यहाँ पर कत्ले अम्द एक कॉन्सेप्ट के बारे में बात कर रहा है विच इज़ कॉल्ड एज द ट्रांसफर ऑफ मैलिस कॉन्सेप्ट, जो हमने इंग्लिश लॉ में भी पढ़ा हुआ है और बाकी लॉज के अंदर भी अब इसको सिंपली में एक्सप्लेन कर देते हैं। सेक्शन 301 तो इसको एक्सप्लिसिटली बात करता है। फ़र्ज़ कीजिए कि मेरी इंटेंशन थी एक ही इंटेंशन थी, चले इस तरह कर लेते हैं, एक ही इंटेंशन थी टू किल बी, ठीक है, उसने बी की तरफ गन पॉइंट की और बी को शूट कर दिया, बट ए वॉज अ बैड शूटर and he therefore misses B and ends up shooting C, who was a bystander. Perhaps A had no enmity with C. This law, section 301, says and refers to a situation where, if you read this part, it says where causing death of a person other than the person whose death was intended has occurred. So आपकी नीयत किसी और को मारने की थी, मर कोई और गया, इस सूरत में क्या कहते हैं, this falls under the English law doctrine of transfer of malice, which is an exception to the concept of correspondence principle. So अब सेक्शन 301 क्या कह रहा है कि यार अगर आपने बी को मारना था लेकिन गलती से आपसे लग गया सी को, वट एवर द रीजन माइट बी, बिकॉज यू हैड द इंटेंशन टू किल बी, योर मेंजरिया, योर मैलिस विल बी ट्रांसफर्ड टू सी इन दैट सिचुएशन एंड यू विल बी लायबल फॉर कत्ले अम्द, which is section 300 and the punishment of which is given in section 302. Now, looking at the sanction, the part where the punishment is laid down, section 302, this is provided for qatl am. So if a person falls within that category where he has the intention to kill, intention to cause hurt to a degree where death will take place, or where there is knowledge that death will take place, in that situation the person would be liable for qatl am, and the liability would be as follows. There can be liability of qisas, section 302A. There would be ta'zeer, that is under ta'zeer the punishment would be either life or death sentence.
And lastly, 302C, where qisas is not applicable, then up to 25 years is possible. Now, this is very complex. Where is qisas not applicable? There are certain situations, there are certain prohibitions, perhaps given by Islam, where qisas is not applicable, right? So the further subsequent sections then goes on and explains that what are the situations where qisas is not applicable. The sentence is already provided by section 302C. Primarily, इन प्रैक्टिस आप अगर मुझसे बात करो तो प्रैक्टिस में ये होता है कि अगर कोई शख्स किसी को कत्ल करता है, अब किसास लेने के लिए जो आपकी एविडेंशियल रिक्वायरमेंट है, दैट इज़ अ वेरी हाई थ्रेशोल्ड, बिकॉज if the liability is based on Sharia, then the evidential requirement also has to be based on Sharia, which is known as within the Qanun-e Shahadat ordinance, the requirement of Tazkiya al-Shahood and the 4 male witnesses and all that. So it is often very difficult to claim qisas in practice. In theory, yes, it's possible, but in practice, generally speaking, courts go for 302B, where there are following ta'zir and they will give death sentence. If there is some sort of mitigating circumstances, then they will go for life imprisonment, right? That being said, let's now move on and look at certain exceptions that are laid down. So हमने अभी क्या क्या पढ़ लिया? हमने सेक्शन 300 पढ़ लिया. 300 के अंदर क्या थी? डेफिनेशन. 301 क्या था? 301 ट्रांसफर ऑफ मैलिस था. ट्रांसफर ऑफ मैलिस का क्या मतलब होता है? यार आपकी इंटेंशन थी ए को बी को मारने की, बी को नहीं लगी, सी को लगी, आपका मेंजरिया ट्रांसफर हो गया. बेशक आपकी सी को मारने की इंटेंशन नहीं थी, लेकिन बी को तो थी. बंदे की डेथ हो गई है, सी की डेथ हो गई है, तो मेंजरिया ट्रांसफर हो गया. दिस इज नोन एज ट्रांसफर ऑफ मैलिस, विच इज एन एक्सेप्शन टू द कॉरेस्पॉन्डेंस प्रिंसिपल. आमतौर पर जनरल रूल क्या है? द एक्टस्ट्रियस एंड मेंजरिया मस्ट कॉरेस्पॉन्ड विद वन अनदर. सो जिसके लिए एक्ट हो उसी के लिए स्टेट ऑफ माइंड हो. यहाँ पर स्टेट ऑफ माइंड तो जिसके लिए थी उसको तो गोली लगी नहीं. तो 301 टॉक्स अबाउट दैट सिचुएशन की लाइबिलिटी आपकी ट्रांसफर हो जाती है. नाउ 302 क्या था? पनिशमेंट थी. क्या पनिशमेंट थी? किसास था, दियत किसास थी, ताज़ीर थी, और फिर जहां पर आपकी किसास नहीं अप्लीकेबल वहां पर 25 साल की सजा हो सकती है, अप टू 25 ईयर्स है. अब आगे चलते हैं 303 के ऊपर. मैंने आपसे डिस्कस किया था कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ड्यूरेसेस दैट आर ऑलरेडी लेड डाउन, और इसके अंदर अगर कोई बंदा किसी का कत्ल करता है, यानी किसी ने किसी से मजबूरन कत्ल करवाया हो, तो वो क्या सिचुएशंस हो सकती हैं? वो 2 सिचुएशंस हैं, और वो सेक्शन 303A और B के अंदर दी हुई हैं. मैंने आपको ऊपर डेफिनेशन क्लॉज के अंदर 2 वर्ड्स रखाए हैं. पहला वर्ड क्या था? इकराह ताम, जो कि सीरियस ड्यूरेस है, यानी ड्यूरेस टू एन एक्सटेंट इतनी सीरियस है कि उसके ऊपर थोड़ी सी आपको कमी पेशी मिल जाएगी. और दूसरी जो है वो इकराह नाकिस है, यानी कि लेस सीरियस ड्यूरेस है ड्यूरेस ही. अब इसकी ज़रा डेफिनेशन देखते हैं. अंडर इकराह ताम शेल बी पनिश्ड विद एन इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 25 years but shall not be less than 10 years. अब आप ज़रा ये देखें, इसके मैंने कलर्स क्यों किए हैं? ये कलर जो है ना, ये 2 लोगों की लाइबिलिटी डिस्कस कर रहे हैं. यानी एक वो परपिट्रेटर, एक वो शख्स जिसने कत्ल किया है, और दूसरा वो जिसने कत्ल करवाया है. सो 2 लोग हो गए ना अलग-अलग. जिसने कत्ल किया है, द परपिट्रेटर, द वन हु प्रेस द ट्रिगर, एंड द वन हु फोर्स्ड और कॉज द ड्यूरेस टू किल, तो 2 लोग हो गए. अच्छा, अंडर इकराए ताम हुएवर कमिट्स कत्ल. तो कहता है अगर कोई शख्स कत्ल करता है, इसको पार्ट को पढ़े जरा. अगर कोई शख्स क्या करता है? कत्ल करता है अंडर द ड्यूरेस इकराह ताम. यानी इकराह ताम क्या था? वो सीरियस वाली ड्यूरेस. कौन सी वाली? जिसमें आपकी डेथ का खतरा था, आपको धमकाया ये गया था कि आपको मार दिया जाएगा, या आपके ग्रीवियस बॉडली हार्म पहुंचाया जाएगा आपके किसी जानने वाले किसी ब्लड रिलेशन को, या फिर आप कोई रेप या उस चीज़ की थ्रेट थी. shall be punished with the imprisonment for a term which may extend to 25 years but should not be less than 10 years. Okay, so यानी the defendant D जिसने ट्रिगर दबाया है, जिसने गोली मारी है, किस में? ड्यूरेस में मारी है, यानी अंडर थ्रेट मारी है उसने, क्योंकि उसको इतना ज़्यादा थ्रेटन किया गया था और इस नोयत का किया गया था जो इकराह ताम में फॉल करता है. तो उसकी सज़ा क्या हो सकती है? 10 साल से ज़्यादा और 25 साल से कम, यानी बिटवीन एनी ऑफ दैट. सो अप टू 25 years एंड नॉट लेस देन 10 years. ये उसकी बारे में बात हो रही है जिसने ट्रिगर दबा के कत्ल किया है. ठीक, ये तो पहला पार्ट हो गया. अब दूसरा पार्ट देखें.
दूसरा पार्ट क्या कहता है, द पर्सन कॉजिंग इकराह ताम शैल बी पनिश्ड फॉर द काइंड ऑफ कत्ल कमिटेड एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ इकराह ताम। ये बड़ी स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी है जनाब। ये क्या कह रही है कि वो बंदा जिसने इकराह ताम कॉज, मतलब सॉरी, जिसने उसको ड्यूरेस में डाला है, यानी जिस द पर्सन हु थ्रेटेंड, उसकी बात हो रही है, जिसने उसको थ्रेट किया है, उसने कॉज किया है, क्या है, इकराह ताम, उसने वो वाली ड्यूरेस कॉज की है। द वन हु कॉज्ड द ड्यूरेस, उसके लिए लाइबिलिटी क्या है, द एंड उसके लिए लाइबिलिटी वही है जिस टाइप का कत्ल होगा। सो अगर कत्ले अम्द हुआ है, इंटेंशनली कत्ल किया गया है उस बंदे को उसने, तो उस सूरत में जिस टाइप का कत्ल होगा उसकी कॉन्सिक्वेंसेज में उसकी वही सज़ा होगी। इन सिंपलर वर्ड्स, इकराह ताम के अंदर क्योंकि ड्यूरेस इतनी ज़्यादा है तो परपेट्रेटर को कम सज़ा मिलती है, और जो इकराह ताम करवा रहा होता है यानी ड्यूरेस कर रहा होता है उसको मैक्सिमम सज़ा मिलती है। सो दैट द लाइबिलिटी इज़ प्रोवाइडेड फॉर 2 पर्सन। आप देखें मैंने ये पॉइंट इस तरह से लिखा भी है क्लियरिटी के साथ। So the liability is provided for 2 persons, one who is acting under duress of ikrah tam, punishment is up to 25 years and not less than 10 years, while the one causing or forcing the duress, he shall be liable under 302. So उसकी लाइबिलिटी उस तरह से होगी। नाउ यू हैव टू रिकॉल दैट द इकराह ताम मीन्स पुटिंग एनी पर्सन, ये मैंने रिपीट किया है, ऊपर डेफिनेशन में पहले बता चुका हूँ, any person, his spouse, or any of his blood relations within the prohibited degree of marriage or in fear of instant death or instant permanent impairing of an organ, of any organ of the body, of instant fear of being subjected to sodomy or zina bil jabr. So उन्होंने बता दिया कि वो कौन कौन सी एग्रीवेटेड फॉर्म्स ऑफ ड्यूरेसेस हैं जिसके अंदर आप अगर फॉल कर गए तो आपकी सज़ा, जिसने, क्योंकि आपके साथ तो ड्यूरेस हुई है, आपको तो मजबूर किया गया है, तो आपकी सज़ा कम हो जाएगी, जिसने करवाया उसकी मैक्सिमम सज़ा होगी। बट ऑन द कॉन्ट्ररी, इकराह नाकिस यानी 303B, 303 सब सेक्शन बी, उसमें क्या है, यानी एक ऐसी टाइप ऑफ ड्यूरेस जहां पर इतनी एग्रीवेटेड बात नहीं थी, ऐसी थ्रेट नहीं थी जिसमें आपको डेथ का खतरा था, इंस्टेंट डेथ का कोई खतरा नहीं था, इंस्टेंट GBH का कोई खतरा नहीं था, ना आपके साथ, ना आपके किसी ब्लड रिलेशनशिप के साथ, ना आपकी किसी और के साथ, और इसी तरह जो साडमी और इस चीज़ का भी कोई ख़तरा नहीं, यानी इन 3 चीज़ों का कोई ख़तरा नहीं था। बाकी और थ्रेट थी कि भाई मैं तुम्हारी दुकान बंद करवा दूंगा, मैं तुम्हारा बिजनेस बंद करवा दूंगा अगर तुमने ये फ़लाँ शख्स को कत्ल नहीं किया। अब दिस काइंड ऑफ ड्यूरेस, यानी यहाँ पर कोई डेथ का या कोई ऑर्गन का या जिना बिल जबर का या सोडमी का कोई जिक्र नहीं है, एक बिजनेस की बात हो रही है। और क्या कहा जा रहा है, अगर तुमने फलां शख्स को कत्ल नहीं किया तो अब इसमें भी क्या सिचुएशन है, 2 सिचुएशन है। पहली सिचुएशन क्या है, अब दोबारा यहां से आपने रीड करना है, देखें ये वाला पार्ट आपने भूलना नहीं है। Whoever commits कत्ल अंडर इकराह नाकिस, अब यहाँ पे किसका जिक्र हो रहा है, यानी वो बंदा जिसने इकराह नाकिस के अंदर किसी को कत्ल किया है, he shall be punished for the kind of कत्ल committed by him. So यानी इकराह नाकिस में कोई माफ़ी नहीं है। If you have been put in duress and someone has put you under pressure and under duress कि आप जाके फलां शख्स को कत्ल करो नहीं तो मैं तुम्हारा कारोबार बंद करवा दूंगा, उस सूरत में आपकी जो लाइबिलिटी है वो वही होगी जिस टाइप का आपने कत्ल किया है। अगर आपने कत्ल अम्द किया है तो आपकी लाइबिलिटी 302 में होगी, अगर आपने कत्ल शबीह अम्द किया है तो आपकी 316 में होगी, अगर आपने कत्ल बिस्बाब किया है तो 322 में होगी, सो कत्ल ख़ता किया है तो 319 में होगी। सो जो भी टाइप का आपने कत्ल किया है उस टाइप की आपको सेंटेंस मिलेगी। मोस्ट लाइकली ज़ाहिर है आप कत्ल इंटेंशनली करोगे तो फिर आपको 302 में जाना है। तो आपके लिए कोई माफ़ी नहीं है अगर आप इकराह नाकिस में किसी को आके, यानी प्रेशर में आके, ड्यूरेस में आके, अदर देन द इकराह ताम आप कत्ल करते हो, कोई कमी पेशी नहीं है। बट ऑन द कॉन्ट्ररी, इस दफ़ा जो बंदा इकराह नाकिस करवा रहा है, यानी जिसने आपको ये ड्यूरेस दी थी, उसकी भी खैर नहीं है। ये नहीं है कि हमने उसको कहा कि यार तूने कोई नहीं, कोई मसला नहीं है क्योंकि हमने तो इसको एक बंदे को स्केपगोट बना के रगड़ दिया, वी पुट हिम अंडर द बस एंड द अदर वन गोज फ्री। नो, नॉट एट ऑल। यहाँ पर क्या सिलसिला है, यहाँ पे सिलसिला ये है, द पर्सन कॉजिंग इकराह नाकिस शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच मे एक्सटेंड टू 10 ईयर्स। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जिस बंदे ने ड्यूरेस करने की कोशिश की थी उसको भी हमने माफ़ी नहीं दी, उसके लिए क्या है, 10 साल की सजा है। Here it is the opposite. The person who kills under the lighter duress, the
he shall be liable for murder. However, the one causing this would be liable for maximum of 10 years of imprisonment. So the one who is causing the इकराह नाकिस, यानी जो कर रहा है, जो ड्यूरेस कर रहा है, जो थ्रेट कर रहा है, उसके लिए 10 साल की सज़ा है, ऊपर उसके लिए मेन सज़ा है, और जिसने किया उसके लिए सज़ा कम है, उसके लिए 10 साल से 25 साल के दरमियान सज़ा हो सकती है. So section 299H defines इकराह नाकिस which means any form of duress other than which does not amount to इकराह ताम. So हर तरह की duress मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन कर दिया. So I hope कि आपको 303 की जो एक्सेप्शन है, या आप इसको कह लें कि ड्यूरेस की जो एक पार्शियल सी डिफेंस है, वो आपको समझ आ गई होगी. Now moving on. So there are certain provisions that are of course related to section 300. ये कत्ले अम से ही related हैं, और इनको समझना भी बहुत ज़्यादा हमारे लिए ज़रूरी है. ये कुछ important provisions हैं. Let's look at them and first zoom them in. जी, alright. So first one, section 304. ये प्रूफ के बारे में बात करते हैं. 304 कहता है कि कत्ले अम लाइबल टू किसास. फॉर एग्जांपल इसके तरीके हैं जी. कन्फेशन है, आप कन्फेशन ले सकते हैं. कन्फेशन का कानून ने अपना तरीका बताया हुआ है. और फुलफिलिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ तस्किया उल शहूद विच इज़ एज़ पर द कानून शहादत ऑर्डिनेंस. ठीक है जी, बहुत हाई स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ है अगर आपने किसास लेना है. सो सबसे पहले क्या है, वॉलंटरी कन्फेशन. बंदा आके खुद तस्लीम कर ले मैंने कत्ल किया है, राइट. दूसरा क्या है कि आप वो 4 गवाह लाएँ, उनके मतलब प्रॉपर उनकी एक रिक्वायरमेंट्स हैं, हाई स्टैंडर्ड ऑफ उनकी हो, रिलीजियस स्टैंडिंग हो, और उसकी बेसिस के ऊपर वो एविडेंस दे सकते हैं. सेक्शन 305 वाली यानी लीगल एयर ऑफ द विक्टिम, उसको एक्सप्लेन कर रहा है. कहते हैं जो वाली है दैट इज़ द लीगल एयर ऑफ द विक्टिम. 306 कत्ले अम्द नॉट लाइबल टू किसास एक्सेप्शन फॉर माइनर और इंसेन. अच्छा, मैंने आपको बताया था कि आपके 302C के अंदर उन्होंने एक्सप्रेसली मेंशन कर दिया कि वो कौन सा एक देयर आर सर्टेन सिचुएशन जहाँ पर कत्ले अम्द में किसास पॉसिबल ही नहीं है. वो क्या है, जहाँ पर जिसने कत्ल किया वो माइनर है या वो इंसेन है, वहाँ पर आप बदला नहीं ले सकते. ही इज़ अ चाइल्ड और अ ग्रैंड चाइल्ड. सो आपकी नस्ल में से है वो बंदा. वाली ऑफ द विक्टिम इज डायरेक्ट डिसेंडेंट. उस सूरत में भी ये भी एक सर्टेन एक्सेप्शन है. इसकी आपको एक्सप्लेनेशंस भी आपको पीपीसी ने साथ साथ प्रोवाइड की हुई हैं, आप उनको भी देख सकते हो, आपको समझ आ जाएगी कि किस रिश्ते के तौर पर आप वाली बन सकते हैं या डायरेक्ट डिसेंडेंट बन सकते हैं विक्टिम के. सो इस सूरत में भी आप किसास नहीं ले सकते. सो आप कह लें कि ये वो प्रोहिबिटेड कैटेगरीज हैं जिसमें किसास पॉसिबल ही नहीं है. तो उसमें आपको 302C में जाना पड़ेगा. केसेस इन विच किसास फॉर कत्लेआम शैल नॉट बी इन्फोर्स ऑफेंडर इज डेड बिफोर. अच्छा, यहाँ पर तो बिल्कुल होगा ही नहीं. तो क्या है 307 इसी बारे में है कि जहाँ पर कत्लेआम में किसास नाफिज नहीं हो सकता, इन्फोर्स नहीं हो सकता. यहाँ पर जिसने मारा था वो मर गया, या जो विक्टिम के एयर्स हैं उसमें किसी ने कंपाउंड कर दिया वेवियर अंडर 309 या 3010 के अंदर भी कंपाउंड हो सकता है. व्हेन द राइट ऑफ किसास यानी बेसिकली रिमिशन भी हो सकती है, माफ़ी भी दी जा सकती है, और दियत भी लेके कंपनसेशन भी लेके माफ़ किया जा सकता है. बदले सुलह का आगे कॉन्सेप्ट हम आगे आपको जाके एक्सप्लेन करेंगे. व्हेन द राइट ऑफ किसास डिवॉल्व्स ऑन टू द ऑफेंडर एज द रिजल्ट ऑफ डेथ ऑफ द वाली ऑफ द विक्टिम. सो उस सूरत में भी पॉसिबल नहीं है जहाँ पर वाली की डेथ हो जाती है और विक्टिम पे डिवॉल्व कर जाता है, और ऑन दी पर्सन हु हैज़ नो राइट ऑफ किसास अगेंस्ट द ऑफेंडर. तो किसी भी सूरत में अगर किसी के पास राइट नहीं है ऑफेंडर से किसास लेने का, तो उस सूरत में किसास इन्फोर्स नहीं हो सकता. पनिशमेंट फॉर 308 है, पनिशमेंट इन कत्लेआम नॉट लाइबल टू किसास देन दियत हैज़ टू बी पेड. सो 308 इसके बारे में बात करते हैं कि जहाँ पर कत्लेआम में किसास नहीं हो सकता वहाँ पर दियत देनी पड़ेगी. 309 ये बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन है. वेवियर ऑफ किसास इन कत्लेआम. कौन वेव कर सकता है जनाब? उसके वाली कर सकते हैं, और उस सूरत में कर सकते हैं कि उन्होंने माफ़ कर दिया. आपको पता है कुरान इस्लाम के मुताबिक, शरीयत के मुताबिक 3 तरीके हैं. या आप किसास लें यानी रिटेलिएशन करें, या आप रिमिट कर दें यानी आप कंप्लीटली माफ़ कर दें, जो कि 309 जिसकी बात कर रहे हैं, या फिर आप दियत ले लें ब्लड मनी. और उसके अंदर 310 ने कंपाउंडिंग का जिक्र किया हुआ है. कंपाउंडिंग जो है उसका मतलब ये होता है कि जो वाली हैं, जो इफ़ेक्टेड लोग हैं, जो एयर्स हैं विक्टिम के, वो आपको माफ़ कर सकते हैं. अब वो कैसे माफ़ कर सकते हैं उसका जिक्र 310 में आया हुआ है. थोड़ा सा इसको ज़रा जूम आउट करके देखते हैं. 310 says compounding of किसास सुलह in कत्ले अम्द. So बदला सुलह means the mutually agreed compensation according to Sharia to be paid or to be given by the offender to a wali in cash or in kind in form of movable or immovable property. तो यहाँ पर बदले सुलह जो है ये वो अमाउंट है दैट कैन बी अबव दियत, और जिसकी बेसिस के ऊपर कंपाउंड किया जा सकता है. बेसिकली इन पाकिस्तानी सिस्टम
because of enforcement of Sharia here within the किसास एंड दियत लॉ, ये जो मैटर है होमिसाइड का, ये एक टॉर्ट की तरह डील हो रहा है। देखिए इंग्लिश लॉ में टॉर्ट भी तो है ना, आपने जब कंपनसेशन लेनी है तो आप ले ले सकते हैं। सो यहाँ पर भी ऑप्शन है, आपने अगर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के थ्रू बदला लेना है आप किसास कर लें, नहीं तो ताज़ीर की तरफ चले जाएं। नहीं, आपने बदले सुलह लेना है, यानी आप कह रहे हैं अच्छा कि जाने वाला तो चला गया, लेकिन चलो एटलीस्ट वो अगर तो किसी का ब्रेड अर्नर था, उससे उसका घर चल रहा था, तो वो आगे का सिलसिला बंद ना हो। तो इसके पीछे एक पूरा फ़लसफ़ा है और शरीयत का फ़लसफ़ा है। तो ये एक आप समझ लें कि एक अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेज़ोल्यूशन का भी मैकेनिज़्म है। और इस तो आई थिंक ओवरऑल भी आप इसमें देखें तो इससे माशरे के अंदर एक आप कह लें कि जो फ्यूड है वो नहीं बनता। क्योंकि फ्यूड कैसे बनता है, लड़ाइयाँ कैसे बढ़ती हैं कि अच्छा ठीक है, अगर एक बंदा मारा उसने, उसको लेट्स से कि डेथ सेंटेंस हो जाती है ताज़ीर के तहत, तो वो जो दूसरी पार्टी है वो सालों साल उसकी दुश्मनी बना के रखती है, यानी उसका बच्चा बड़ा हुआ अब उसने दुश्मनी लेनी है। तो इस चीज़ को मैनेज करने के लिए ये बहुत ही एक ज़बरदस्त किस्म का फ़िलॉसफ़ी है। लेकिन अगेन इसके अंदर क्या होना स्टार्ट हो गया, हमने देखा कि बहुत से केसेस आए जिसके अंदर इस प्रोसेस को अब्यूज़ करना स्टार्ट कर दिया, यानी कि अनड्यू प्रेशर डाला गया फैमिलीज़ के ऊपर सुलह करने के लिए, और उस सुलह के अंदर हैवी अमाउंट्स दी गई। और जब भी इस तरह की कंप्लेंट आती है तो मोस्ट लाइकली सुलह हो जाती है, कंप्लेनेंट आके उसको सुलह कर लेता है। उसके लिए भी हमारा लॉ जो है वो बड़ा ही प्रोएक्टिव है। ये नहीं है कि लॉ के अंदर कमी है, हाँ इन्फोर्समेंट के अंदर डेफिनेटली कमी है, उसकी एप्लीकेशन के अंदर कमी है। कानून बहुत ज़्यादा टाइमली अपडेट किया गया है। सो अब अगेन मैंने आपको एक प्रॉब्लम हाईलाइट करके बता दी कि प्रॉब्लम क्या थी। प्रॉब्लम जनाब ये थी कि इसको मिसयूज़ करना स्टार्ट कर दिया लोगों ने, यानी कि बदले सुलह में ऐसी प्रैक्टिसेस इंक्लूड कर दी जिसमें फीमेल मैरिज को देना स्टार्ट कर दिया। इस बदले सुलह में वनी और सावरा का जो एक कस्टम था उसको स्टार्ट कर दिया कि जी अच्छा ठीक है, अगर बंदा मर गया तो हम आपको एक कभी उसकी कोई बहन या कोई लड़की दे देते हैं शादी में। उस सूरत में ये चीज़ प्रोहिबिटेड है अंडर सेक्शन 310A, पनिशमेंट फॉर गिविंग। सो उन्होंने कहा है कि बदले सुलह के अंदर ये नहीं है कि आपके भाई ने बंदा मारा तो आप जाके वो लड़की की शादी करवा दें तो सुलह हो गई, ऐसे नहीं है। ये ट्राइबल सिस्टम के अंदर ये सिलसिला था। अब इसको लॉ ने प्रोहिबिट कर दिया क्योंकि इससे एक बड़ी अनफेयर प्रैक्टिस डेवलप होती है। इसी तरह सेक्शन 311, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सेक्शन है। मैंने आपको पहले फ़साद फिल अर्ज़ का मीनिंग बताया था, 299 में एक्सप्लेन हुआ था। ताज़ीर आफ्टर वेवियर और कंपाउंडिंग ऑफ द राइट ऑफ किसास इन कत्ल अम्द, वेयर ऑल द वाली डू नॉट वेव और कंपाउंड द राइट ऑफ किसास और इफ़ प्रिंसिपल ऑफ फ़साद फिल अर्ज़ इज अट्रैक्टेड। सो यहाँ पर वो ये सिचुएशन बता रहा है कि अगर ऐसा मसला आ जाए जहाँ पर सारे जो वाली हैं उन्होंने माफ़ ना किया हो, एक ने कर दिया हो, 3 ना कर रहे हो, 2 ना कर रहे हो, तो उस सूरत में क्या हो सकता है, तो ताज़ीर की तरफ जाया जा सकता है, कंपाउंडिंग राइट को कम किया जा सकता है। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जिस पार्ट के लिए इस सेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ फ़साद फिल अर्ज़। फ़साद फिल अर्ज़ क्या था, वो लोग जो ज़मीन में फ़साद पैदा करते हैं उनसे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है, मैंने आपको 3 पॉइंट बताए थे उसके लिए। यानी एक बंदा हैबिचुअल मर्डरर था, सीरियल किलर था, उसके लिए फ़साद फिल अर्ज़ है, उसकी कोई कंपाउंडिंग नहीं हो सकती। नंबर 2, ब्रूटल और हीनियस किस्म का मर्डर था, बहुत ही बुरे तरीके से मारा गया था, ऐसा जो पब्लिक कॉन्शियस को इनरेज कर दे उसको। और तीसरा, यानी जो ऑनर किलिंग के प्रीटेक्स्ट में कारोकारी, स्याकारी, गैरत के नाम पर कत्ल, उस सूरत में आपकी कंपाउंडिंग नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि उस लॉ को भी मिसयूज़ किया जा रहा था। मैं आपको सिंपल कॉन्सेप्ट बता देता हूँ किस तरह मिसयूज़ किया जाता था। यानी एक भाई ने अपनी बहन को कत्ल कर दिया कि जी मैंने गैरत के नाम पर कत्ल कर किया है, ओके फाइन। अब उसके माँ बाप उसके वाली हैं लड़की के, अगर लड़की अनमैरिड है तो उस सूरत में क्या होगा, वो तो माँ बाप तो नहीं चाहेंगे कि अगर चलो एक बेटी की डेथ हो गई है या उसको कत्ल कर दिया गया है तो अब बेटे को जिसने कत्ल किया है गैरत के नाम पर उसको भी सजाए मौत हो या उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो, वो तो चाहेंगे कि बच्चा बाहर हो। तो उस सूरत में वो क्या करते थे कि वो उसको माफ़ कर देते थे। लेकिन इस सेक्शन के तहत अब उसकी कोई माफ़ी नहीं है, बल्कि ऊपर उसकी एक मिनिमम सेंटेंस फिक्स कर दी गई है कि अगर किसी ने इस प्रीटेक्स्ट में कत्ल किया कि वो ऑनर किलिंग कर रहा है तो अब ये कोई डिफेंस नहीं है। इसके पीछे एक पूरी हिस्ट्री है, बेसिकली कुछ डिसीजंस थे कोर्ट के जो जिनमें एरर था। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने 2005 में या गालिबन 6 में उनको फिक्स किया और अल्टीमेटली फिर उसमें मुख्तलिफ लेजिस्लेशन के अंदर इस चीज़ को फिक्स किया गया था कि ऑनर किलिंग इज़ नो डिफेंस टू होमिसाइड और मर्डर, राइट। और उसके लिए एक फिक्स उन्होंने पनिशमेंट बता दी है।
फर्दर सम प्रोसीजरल प्रोविजंस हैं। सेक्शन 312 कत्ल अम्द आफ्टर द वेवियर और कंपाउंडिंग ऑफ किसास, ये उससे रिलेटेड है। सेक्शन 313 राइट ऑफ किसास इन कत्ल अम्द, किसका राइट होता है। सेक्शन 314 एग्जीक्यूशन ऑफ किसास इन कत्ल अम्द। तो ये कुछ प्रोसीजरल से मैटर्स हैं, इनको आपने स्किम थ्रू करना है, ये सब्सटेंटिव पार्ट में नहीं फॉल करते। सब्सटेंटिव 300 है, मैंने आपको बता दिया, 301 है, 303 है, 302 ऑफ कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, 304 भी इंपॉर्टेंट है, और फिर उसके बाद जो रिलेटेड प्रोविजंस हैं आगे चल रही हैं। वैल्यू ऑफ दियत 323, ये भी प्रोसीजरल मैटर है, सुपर इंपॉर्टेंट, आप इसको एक दफ़ा समझ लें, आपको इसमें क्लैरिटी हो जाएगी। जो दियत की वैल्यू है ये fixed है by the injunctions of Islam as laid down in the Holy Quran and Sunnah, and keeping in view of the financial position of the convict and the heirs of the victim, fix the value of diyat which shall not be less than the value of 30,630 ग्राम्स ऑफ सिल्वर। और ये इसकी जो वैल्यू ली जाती है वो उसके जुलाई के महीने में ली जाती है, ऑन द फर्स्ट डे ऑफ जुलाई ईच ईयर और ऑन सच डेट एट इट मेड डीम फिट। सो बेसिकली गालिबन इस वक्त 27-28 लाख 30 लाख होगी, आई डोंट नो व्हाट द वैल्यू राइट नाउ इज, दैट कीप्स ऑन फ्लक्चुएटिंग। जो भी 30,600 30,630 ग्राम्स, 30,630 ग्राम सिल्वर चांदी, उसकी वैल्यू को डिटर्मिन किया जाता है। जो उसकी वैल्यू होगी वो दियत की वैल्यू होगी, वो फिक्स है। हाँ, इससे ऊपर आपने देनी है, नो प्रॉब्लम, वो तो बदले सुलह के अंदर आप जितनी मर्जी अमाउंट दे सकते हैं, आप किसी भी तरह की मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी भी दे सकते हैं, राइट। सो ऑफ कोर्स ये बार्गेनिंग की जो पोजीशन है ये पार्टी के ऊपर डिपेंड करती है कि किस तरह से वो बेहतर तरीके से बार्गेन करते हैं। अच्छा, आगे चलते हैं। जो हमारी दूसरी काइंड है कत्ल की पहली काइंड क्या होगी, कत्ल अम्द हो गई। कत्ल अम्द इंटेंशनल मर्डर था, जिसमें इंटेंशन टू कॉज हार्म, ग्रीवियस हार्म थी, और इंटेंशन ऑब्लिक इंटेंशन थी। अब हम बात करते हैं कत्ल शबीह अम्द। यहाँ पर क्या सीन है, थोड़ा सा देखें यहाँ पे जूम आउट करके, बल्कि नहीं, इसको थोड़ा डेफिनेशन को जूम इन नहीं कर लेते हैं, ओके राइट। सो अब हम देखते हैं कत्ल शबीह अम्द। यहाँ पे क्या है डेफिनेशन, हुएवर विद इंटेंट टू कॉज हार्म टू बॉडी और माइंड ऑफ एनी पर्सन कॉजेज डेथ। अच्छा, सो उसका क्या मकसद था, उसकी नीयत क्या थी, वो किसी बंदे को हार्म करना चाहता था, किस फॉर्म में, बॉडी को या माइंड को, एंड दैट अल्टीमेटली कॉजेज डेथ। सो आप देखिए कि इसमें साइकेट्रिक शॉक भी कवर्ड है, इसमें सिर्फ ये नहीं है फिजिकल हार्म्स नहीं है, इसमें बॉडी एंड माइंड का जिक्र है पीनल कोड के अंदर। सो क्या हुआ, उसकी नीयत क्या थी कि वो किसी को हार्म कॉज करे उसके जिस्म पे या उसके माइंड पे, लेकिन उसकी नीयत ये नहीं थी कि उसकी डेथ हो जाए, बट क्या हुआ, डेथ हो गई। सो माइंड एनी पर्सन कॉजेज डेथ ऑफ दैट or any other person by means of a weapon or an act which in ordinary course of nature is not likely to cause death is said to commit कत्ल शबीह अम्द। सो आम हालात में उस चीज़ से मौत वाक़या नहीं होनी थी। एग्जाम्पल क्या है, A in order to cause hurt strike Z with a stick or a stone which in ordinary course of nature is not likely to cause the death, Z dies as a result of such hurt, A shall be guilty of कत्ल शबीह अम्द। सो बड़ी सिंपल सी एग्जाम्पल है, आपकी कंस्ट्रक्टिव मैनस्लॉटर की तरफ ये कत्ल शबीह अम्द बड़ा मिलता जुलता है। कंस्ट्रक्टिव मैनस्लॉटर क्या होता है कि आपने एक गलत काम किया, अनलॉफुल एक्ट किया, जिससे किसी की, जो ख़तरनाक था, जिससे किसी की मौत वाक़या हुई, 3 स्टेप्स थे। सो यहाँ पर भी यही है, उसमें आपकी इंटेंशन टू किल नहीं रिक्वायर होती, उसमें इंटेंशन टू डू दैट अनलॉफुल एक्ट होती है। यहाँ पर हमने थोड़ा उसको नैरो डाउन कर दिया, कंस्ट्रक्टिव मैनस्लॉटर इज़ वाइडर देन कत्ल शबीह अम्द। तो यहाँ पर हमने उसको कैसे नैरो डाउन किया, हमने कहा कि अगर किसी की ये नीयत थी कि वो किसी को हार्म कॉज करता, उसके जिस्म को या उसके माइंड को, जो आम तौर पर जिससे नतीजतन मौत नहीं वाक़या होती, लेकिन इस सूरत में मौत वाक़या हो गई है, तो उसने कत्ल शबीह अम्द कॉज किया है, कमिट किया है। सो इसकी क्या सज़ा है, सेक्शन 316 के अंदर इसकी सज़ा लेड डाउन है, और 316 कहता है हुएवर कमिट्स कत्ल शबीह अम्द शैल बी लायबल टू दियत एंड मे आल्सो बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन फॉर टर्म विच मे एक्सटेंड टू 25 ईयर्स एज ताज़ीर। सो अप टू 25 ईयर्स भी इसको सज़ा मिल सकती है। सो आमतौर पर दियत भी देनी है इसमें, या फिर उसमें ताज़ीर की सूरत में अगर जज को फील हो कि उन्होंने कहें जी हमने नहीं इसमें दियत नहीं लेनी, तो हम उसमें सज़ा कितनी हो सकती है, अप टू 25 ईयर्स हो सकती है। ज़ाहिर है आपकी इंटेंशन टू किल नहीं थी, ऑफ कोर्स इतनी ज़्यादा सीरियस सज़ा नहीं हो सकती जिस तरह कत्ल अम्द के अंदर थी। सो दिस इज़ द सेकेंड टाइप, कत्ल शबीह अम्द। अब आगे चलते हैं, द थर्ड टाइप इज़ कत्ल ख़ता। दिस एज आई एक्सप्लेन्ड यू इज डेथ बाय मिस्टेक।
अब इसकी दो टाइप्स हैं, मतलब इसके अंदर एक टाइप तो कत्ल ख़ता है जो 318 में डिफाइंड है, सेंटेंस उसकी 319 में है, बट देयर इज़ अ स्पेसिफिक ऑफेंस क्रिएटेड विद इन दिस सब कैटेगरी and that is for the rash and negligent driving, therefore resulting into the death of the person, that is covered under section 320. So first let's look at the mistaken death. So we do not call this as gross negligence manslaughter as per the Pakistan Penal Code. We simply refer it as qatl khata, and a lot of people are confused, especially those lawyers who have studied English law. They tend to understand it as from gross negligence manslaughter perspective. That's not the case. It is basically what mistaken death would look like. So उसकी definition को देख के आपको ये बात का अंदाजा हो जाएगा. If you look at section 318, it says whoever without any intention, किसी की कोई नियत नहीं थी, causes death of a person or causes harm to a person causes death of such a person either by mistake of act or mistake of fact is said to commit कत्ले ख़ता. सो उससे गलती से कोई बंदा मर गया है, उसको लगा वो कुछ और कर रहा है लेकिन बंदा मर गया. इसकी इलिस्ट्रेशंस पीपीसी नहीं दी हुई हैं, बहुत अच्छी तरीके से हमें उसको समझ आ जाती है. क्या इलिस्ट्रेशंस हैं ज़रा देख लेते हैं. पहली इलिस्ट्रेशन ये है, वो कहता है ए एम्स एट द डियर बट मिसेस द टारगेट एंड किल्स जी हु इज स्टैंडिंग बाय ए इज गिल्टी ऑफ कत्ले ख़ता. सो उसने एक हिरन को मारने की कोई शिकार पे था, हिरन मारने की कोशिश की, उसके साथ एक बंदा खड़ा था, हिरन को नहीं गोली लगी, उस बंदे को लग गई. तो उसमें कहीं उसकी इंटेंशन तो थी नहीं कि वो बंदे को मारे, वो तो इंटेंशन तो थी उसको, वो लॉफुली शिकार कर रहा था, वो अनलॉफुल एक्ट भी नहीं कर रहा था. सो उस सूरत में बंदे की डेथ होगी तो वहाँ पर क्या हुआ, कत्ले ख़ता हुआ. दूसरा क्या है, वो एक इलिस्ट्रेशन देता है, ए शूट्स एट एन ऑब्जेक्ट टू बी अ बोर, यानी एक वाइल्ड बोर समझ रहा था उसको, बट इट टर्न्स आउट टू बी ह्यूमन बींग, ए इज़ गिल्टी ऑफ कत्ले ख़ता. तो यहाँ पर मिस्टेक एज टू फैक्ट हो गई, फैक्चुअली आप गलत हो गए. अच्छा, इसकी जो पनिशमेंट है दैट इज़ लेड डाउन इन सेक्शन 319 which says punishment for qatl khata is whoever commits qatl khata shall be liable to diyat provided that where qatl khata is committed by rash or any negligent act other than the rash or negligent driving, the offender may in addition to diyat also be punished with imprisonment of either description for term which may extend to 5 years as ta'zir. Okay, great. Now this part is very significant. Why? Because this also include the idea of gross negligence. कैसे जी? आप देखें कि वो कहता है कि अगर कोई बंदा कत्ल ख़ता करता है लेकिन उसमें उसकी नेग्लिजेंस या रैशनेस आ जाती है. अब फॉर इंस्टेंस, इफ देयर इज अ डॉक्टर हु इज ऑपरेटिंग ऑन अ पेशेंट एंड दैट डॉक्टर operates with gross negligence, extreme form of negligence, and he deviates from the common practices which are adopted by a medical practitioner. Therefore, if subsequently death take place in that circumstances, the doctor can be charged with section 319. Why? Because he has committed qatl khata with negligent act, right? In that situation, the sentence may be extended with ta'zir up to 5 years along with diyat. So उसकी situation भी apply हो सकती है. Now moving on, क्योंकि उसमें एग्जेम्पशन दी गई थी कि नहीं ये ड्राइविंग से रिलेटेड हमने अलहदा ऑफेंस बनाया हुआ है. पीछे आप देखें तो इसमें ड्राइविंग का जिक्र किया हुआ है, क्योंकि कहते हैं अगर एक्सेप्ट अदर देन द नेग्लिजेंट ड्राइविंग द ऑफेंडर में. सो उसमें उन्होंने क्यों किया हुआ है? क्योंकि वी हैव अ स्पेसिफिक प्रोविजन दैट इज अंडर सेक्शन 320. So what does section 320 deals with? It deals specifically with driving related offenses जहाँ पर death take place होती है. अब उसके ऊपर आ जाते हैं. So let's look at the definition of section 320. The punishment for qatl khata by rash or negligent driving. Whoever commits qatl khata by rash or negligent driving shall, having regards to the facts and circumstances of the case, in addition to that, be punished with the imprisonment of either description for a term which may extend to 10 years. So अगर किसी ने गाड़ी गलत तरीके से वो चला रहा था, फास्ट ड्राइविंग कर रहा था, इशारा तोड़ रहा था और उसमें नेग्लिजेंस है ड्राइविंग के अंदर, कुछ भी हुआ तो उस सूरत में, या उसके पास लाइसेंस नहीं था और उससे बंदा मर गया, तो उस सूरत में उसके ऊपर जो सेंटेंस आएगी वो 10 साल तक आ सकती है, दियत भी देनी पड़ेगी. सो सेक्शन 320 इज़ अ वेरी strong provision that deals with driving related offenses. इसके बाद हमारे पास लास्ट कैटेगरी आती है, और लास्ट कैटेगरी के साथ एक स्लाइड के ऊपर और भी चीज़ें, स्पेसिफिक चीज़ें 324, बड़े मज़े की चीज़ें आपको समझाता हूँ मैं. हालांकि अटेम्प्ट्स का जो लॉ है वो 500 प्लस जो आपके सेक्शंस हैं उसके अंदर आपको लास्ट जो सेक्शन में कवर कराऊंगा वो अटेम्प्ट से रिलेटेड है.
तो आप कहेंगे कि अगर अटेम्प्ट के लिए एक स्पेसिफिक सेक्शन मौजूद है तो देन वाई 324 में इसका रीज़न दूंगा यहाँ पे आपको। ऑलराइट जी, दिस ब्रिंग्स अस टू द डिस्कशन ऑफ द लास्ट ऑफेंस विद इन द होमिसाइड एरिया, और वो है कत्ल बिस्सबाब। मैंने आपको शुरू में भी एक्सप्लेन किया था, सेक्शन 321 ये इस पर्टिकुलर एरिया को डील करता है। कत्ल बिस्सबाब यानी आप कत्ल का कब सबब बनते हो, व्हेन हुएवर विदाउट एनी इंटेंशन टू कॉज death or cause harm to any person does an unlawful act which becomes a cause for death of another person is said to commit कत्ल बिस्सबाब। सो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो आपको देखने हैं। पहला फैक्टर ये है कि आपकी नीयत नहीं होनी चाहिए किसी को मारने की और ना ही किसी को हार्म करने की। सो आपने ना तो हार्म करना था और ना ही किसी को मारना था, लेकिन आप क्या कर रहे थे, आप एक अनलॉफुल एक्ट कर रहे थे, अनलॉफुल एक्ट कर रहे थे जिसके कोर्स ऑफ डूइंग में या ओमिशन के थ्रू किसी की डेथ वाक़या हो जाती है, तो उस सूरत में सेक्शन 321 का यूज़ होता है, जिसकी पनिशमेंट सेक्शन 322 के अंदर दी हुई है, दैट इज़ कत्ल बिस्सबाब। सो ये जो पनिशमेंट है दैट इज़ हुएवर कमिट्स कत्ल बिस्सबाब शैल बी लायबल टू दियत, जो कि प्रिस्क्राइब्ड बाय लॉ है। सो ब्लड मनी आपको देनी होती है, इसके ऊपर कोई आपको प्रिजनमेंट या जेल वगैरह नहीं है, इस पर सिंपली आपको दियत पे करनी होती है जहाँ पर आप किसी का कत्ल का सबब बने, उस सूरत में जहाँ पर आप एक गैर कानूनी काम कर रहे थे। दैट टेक्स अस टू द लास्ट section within this area. Now, attempt to commit कत्ले अम्द 324 सुपर इंपॉर्टेंट प्रोविजन है। FIR पढ़ेंगे आपको नजर आएगा 302/324/337, सो मल्टीपल ऑफेंसेस इकट्ठे लगे होते हैं। सो आप 324 को ज़रा अच्छे से समझें। 324 इज अटेम्प्ट टू मर्डर। ये स्पेसिफिक सेक्शन इस पर्टिकुलर सीरियस ऑफेंस के लिए क्रिएट किया गया है, जहां पर आप कत्ल करने की कोशिश करते हो बट यू समहाउ मिस, आपने प्रिपरेटरी स्टेप्स लिए थे, यानी आपने फायर किए किसी बंदे पे, उसको फायर लगे नहीं, तो उस सूरत में अटेम्प्ट टू मर्डर का चार्ज भी आ सकता है। बड़ा सीरियस चार्ज है ये। वो कहते हैं whoever does an act with such intention or knowledge and under such circumstances that if he by that act causes qatl he would be guilty of qatl amd shall be punished with imprisonment for either description for a term which may extend to 10 years but shall not be less than 5 years if the offense has been committed in this name or pretext of honor, and shall also be liable to fine if hurt is caused to any person by such act. The offender shall, in addition to imprisonment and fine as aforesaid, be liable to the punishment provided for the hurt caused. So ये उसकी डेफिनेशन है कि अगर किसी शख्स ने कत्ल करने की कोशिश की और वो कत्ल पूरा नहीं कर पाया तो उसकी सज़ा कितनी हो सकती है, इट कैन बी अप टू 10 years, provided that where the punishment for the hurt is qisas which is not executable, the offender shall be liable to arsh and may also be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 7 years. So एन मुमकिन है कि आपने कत्ल करने की कोशिश की लेकिन उस बंदे को ग्रीवियस इंजरी आई, डेथ नहीं हुई, बिकॉज मर्डर इज़ अ रिजल्ट क्राइम, उसमें आपको कॉन्सिक्वेंस दिखाना है कि आउटकम क्या हुआ, डेथ हुई। तो अब यहाँ पर डेथ का आउटकम आपको नज़र नहीं आ रहा, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे कि आप उस चीज़ को कंजंक्टिवली चार्ज करेंगे, यानी आपने 337 का चार्ज भी किया, आप किसास भी ले सकते थे, या आप अर्श को क्लेम कर सकते हो, यानी आप कंपनसेशन ले सकते हो, और साथ ही ताज़ीर की तरफ 324 में भी जाया जा सकता है। लास्ट सेक्शन आपके लिए इस पार्ट में बड़ा इंपॉर्टेंट है और वो है 325 का, पाकिस्तान के लॉ के मुताबिक, बिकॉज हमने शरीयत का कानून भी इन्फ्यूज़ किया हुआ है अपने सिस्टम के अंदर, तो जो सुसाइड है उसको भी सख्ती से मना किया गया है, क्योंकि हमारे दीन के मुताबिक सुसाइड कमिट करना बिल्कुल गलत है और अनलॉफुल है, इलीगल है, सिंफुल है। तो उस चीज़ को लॉ ने रेगुलेट करने के लिए, डिटर करने के लिए, सुसाइड को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए एक अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड के लिए लॉ बनाया हुआ है, दैट इज सेक्शन 325। सो अ पर्सन हु अटेम्प्ट्स टू कमिट सुसाइड, यानी वो अपने आप की ज़िंदगी को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं, whoever attempts to commit suicide and does any act towards the commission of such an offense shall be punished with simple imprisonment for a term which may extend to 1 year or fine or with both. Of course, ये सूरत तब नहीं होगी जब मेडिकली वो जर्नल एक्सेप्शन चैप्टर 4 में से ये क्लेम कर पाए कि वो इंसैनिटी यानी इंसेन है। लेकिन अगर वो इंसैनिटी क्लेम करेगा तो याद रखिए कि उसमें वर्डिक्ट भी उसके बेसिस पे आएगा और उसके लिए हॉस्पिटलाइजेशन भी उसकी मैंडेटरी की जा सकती है। सो कीप दैट इन माइंड। अदरवाइज येस, देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि अगर आप अटेम्प्ट करें सुसाइड को एंड यू सर्वाइव समहाउ,
तो उस सूरत में आपके ऊपर चार्जेस लगाए जा सकते हैं दैट कैन एक्सटेंड टू अ पनिशमेंट ऑफ 1 year. Right, so this brings us to one of the most interesting sections and perhaps the part of the penal code which talks about bodily injuries. ये जो सेक्शंस हैं, जो रिलेटेड सेक्शंस हैं, ये थोड़े से कॉम्प्लेक्स लगते हैं, ख़ास तौर पे अगर आप फ्रेश स्टूडेंट हो तो ऐसी टर्मिनोलॉजीज इसमें यूज़ हो रही होती हैं, या अगर आपने इंग्लिश लॉ पढ़ा है और आप उसके बाद इस पे आप अपनी प्रैक्टिस जो है वो पाकिस्तान में डेवलप कर रहे हो, तो ये क्योंकि हम टर्म से फेमिलियर नहीं होते तो हमारे लिए काफ़ी कॉम्प्लेक्स बन जाता है ये सेक्शन। बट मैंने इस चार्ट में इसको जितना सिंप्लीफाई मैं कर सकता था मैंने इस चार्ट में किया है, और होपफुली मैं अभी आपको जब इसको डिटेल में समझाता हूँ तो आपको चीज़ इंशाल्लाह समझ आएगी। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आपके पास जो मेन सेक्शन है वो सेक्शन 332 है, दैट डील्स विद हर्ट, जिसको मैंने हाईलाइट कर दिया है। हर्ट जो है वो सेक्शन 332 के अंदर डिफाइंड है। अब हर्ट की फर्दर 5 काइंड्स हैं, आप देखिए यहाँ पर नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 एंड नंबर 5। सो हर्ट जो कि डिफाइंड है पीनल कोड में, वो आगे कहता है कि उसकी 5 काइंड्स हैं। अब आगे जाके मैं उसकी काइंड्स के ऊपर फर्दर बात करता हूँ। सबसे पहले अगर आ जाएं तो सेक्शन 332 के बाद फ़ौरन से पहला जो टाइप ऑफ हर्ट है वो इतलाफ़ उद्ब है। इतलाफ़ उद्ब जो है वो सेक्शन 333 के अंदर डिफाइंड है, और अगर आप इसको देखें तो इट सिंपली मीन्स कटिंग ऑफ एन ऑर्गन और अ लिम्ब। यानी अगर आप किसी मेन ऑर्गन को, किसी का हाथ काट देते हो या उसका कोई ऑर्गन काट देते हो, तो हाथ काट दिया, टांग काट दी वगैरह वगैरह, तो एक वो सीरियस इंजरी है जिसकी पनिशमेंट 334 में दी हुई है, दैट कैन बी अप टू 10 years, और किसास और अर्श। तो आपके पास ताज़ीर में 10 years हैं, किसास है यानी आप रिटेलिएशन ले सकते हो, और अर्श यानी उसकी जो फाइनेंशियल कॉम्पनसेशन ले सकते हो। तो पहली काइंड क्या होगी? इतलाफ़ उद्व। इतलाफ़ उद्व क्या था? कटिंग ऑफ द ऑर्गन और अ लिम्ब। अब दूसरी टाइप क्या है? इतलाफ़ सलाहियत उद्व। इतलाफ़ सलाहियत उद्व यानी सलाहियत कहते हैं कैपेसिटी को, कैपेबिलिटी को, राइट? अंडर सेक्शन 335 ये आपको डिस्कस्ड है। सो पहला क्या था? 333 में पनिशमेंट कहाँ आ गई? 334 में। इतलाफ़ सलाहियत उद 335 में आ गया। अच्छा, इसका क्या मतलब होता है? जैसे नाम से सजेस्ट हो रहा है कि इन दिस पार्ट यू आर डिस्ट्रॉइंग द फंक्शनिंग और कैपेसिटी ऑफ अ लिम्ब और एन ऑर्गन। सो आप किसी के आँख को नकारा कर दें फॉर एग्जांपल, यानी आपने कोई ऐसे तरीके से इंजर किया कि उसकी आँख ही ज़ाया हो गई, तो अब ये क्या हुआ कि एक फंक्शनिंग ऑफ अ लिम्ब या एक ऑर्गन की फंक्शनिंग को आपने तबाह कर दिया, ज़ाया कर दिया। दिस इज़ नोन एज इतलाफ़ सलाहियत उद्व। अब वो ये आँख पूरी तो नहीं निकाली, तो नहीं है आपने, लेकिन आँख को ऐसे तरीके से हर्ट किया है कि अब आँखों से देखा नहीं जा सकता। कान है, कान को ऐसे तरीके से हर्ट कर दिया, ऐसे तरीके से मारा कि वो कान से सुनने से बंदा चला गया। सो यहाँ पर फंक्शनिंग और कैपेसिटी ऑफ द ऑर्गन हैज़ बीन डिस्ट्रॉयड। तो ये दूसरा आपका हो गया, दैट इज़ कवर्ड अंडर सेक्शन 335। पनिशमेंट कहाँ है जी? 336 के अंदर। यहाँ से ज़रा साथ साथ देखते जाइएगा, इसमें चीज़ें साथ साथ लिखी हुई हैं। 335 में क्या है? डेफिनेशन है। 336 में उसकी आपकी आ गई पनिशमेंट। पनिशमेंट क्या है? सिंपल पनिशमेंट है जी, 10 years तक इम्प्रिजनमेंट हो सकती है अगर ताज़ीर में है, वरना किसास और अर्श। अर्श मैंने आपको पहले ही बताया था कि इट सिंपली मींस कॉम्पनसेशन। तो आपकी जो पहली दो टाइप्स हो गई वो तो सिंपल हो गई, जिसके अंदर आपके पास इतलाफ़ उद्ब आ गया 333 में, और इतलाफ़ सलाहियत उद्ब आ गया 335 में। अब आ जाते हैं आपकी जो फर्दर 2 या 3 टाइप्स हैं। मैं जो अदर टाइप्स हैं 337 में, उनकी ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊँगा, लेकिन ये जो आपकी फर्दर 2 टाइप्स हैं, शजा और जरा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब शजा क्या है? शजा जो है, आपको एक बात देखें, जो पाकिस्तान पीनल कोड है उसने क्या किया है कि उसने इंजरीज़ को बहुत ज़्यादा डिवाइड करके हमें बताया हुआ है। यानी 2 जो हैं वो ऑर्गन से रिलेटेड हैं कि अच्छा, ऑर्गन अगर काट दिया या उसको कट करके ऑर्गन को या लिम्ब को कट कर दिया तो इतलाफ़ उद्व हो गया। अगर डिस्ट्रॉय कर दिया उसकी कैपेसिटी को तो वो इतलाफ़ सलाहियत उद्व हो गया। अब आ जाते हैं शजा। शजा जो है, दैट आर इंजरीज रिलेटिंग टू हेड एंड फेस ओनली। सो अगर बॉडी का ये वाला जो हिस्सा है, यानी मुंह का हिस्सा और आपके हेड का हिस्सा, इसके ऊपर कोई भी इंजरी आएगी तो वो शजा में आती है। शजा जो है वो 337 की
अंदर उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है। लेकिन 337 कहता है, साथ ही कहता है कि शजा की जो हैं वो 6 टाइप्स हैं ओवरऑल। तो आपको ये बाइफर्केशन या ये डिवीजन आपको बहुत अच्छी तरह से समझनी है। सिंपल समझें, शजा का जो पहला, शजा का जो मतलब होता है वो ये होता है इंजरीज रिलेटिंग टू फेस एंड हेड। अब ये बात क्लियर होगी। अगली बात क्या है कि शजा की 6 टाइप्स हैं जिनको हमें क्लियरली समझना है। शजा खफीफ़ा है, मुदिया है, हशीमा है, मुनक्किला है, आमा है और दमीगा है। अब इसकी तरफ हम लोग जाते हैं कि ये 6 का क्या मतलब होता है। ये आपको चार्ट में क्लियरली नज़र आ रहा होगा। तो 337 से अब हम इस साइड पे थोड़ा सा अपना फोकस कर लेते हैं। ऑलराइट, देयर वी गो। अब हमारा फोकस सिर्फ शजा पे है, यानी दोज इंजरीज रिलेटेड टू फेस एंड हेड। अब फेस के ऊपर अगर किसी ने चाकू मारा यानी डैगर से अटैक किया, अगर कट आता है, बोन एक्सपोज होती है, स्कल फ्रैक्चर होता है, सर फाड़ने की कोशिश की जाती है, कोई रॉड मारी जाती है वगैरह वगैरह। सो वी आर नॉट कंसर्न विद द रेस्ट ऑफ द बॉडी एट द मोमेंट, वी आर जस्ट कंसर्न विद द फेस एंड द हेड। ऑलराइट, नाउ विद इन द फेस ऑफ द हेड 337 ए जो है, A1, A2, A3, A4, A5, A6। अब इसके बारे में बात करते हैं। शजा खफीफ़ा जो सबसे पहली टाइप है, उसको अगर आप देखें तो उसका मतलब ये होता है कि कट बट नो बोन इज़ एक्सपोज्ड। सो यानी अगर फेस पे कट लगा है लेकिन कोई हड्डी एक्सपोज नहीं हुई, तो इसकी सज़ा कहाँ पे लिखी हुई है, ये कहाँ कवर्ड है, ये 337 के अंदर 337A1 में कवर्ड है। इसकी सज़ा क्या हो सकती है, 2 साल तक ताज़ीर के अंदर और दमन हो सकती है। ये माइनर इंजरी है, सिर्फ खफीफ़ा जो है वो माइनर इंजरी है इसमें। बाकी जो है माइनर से मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि हालांकि सेंटेंस बहुत ज़्यादा है और ये कोई इतना नहीं है लाइट कि आप किसी के मुंह के ऊपर डीप कट लगा दें। यहाँ का मतलब ये है कि इसकी इसमें आई बिलीव ये बेलेबल है। एक दफ़ा इसको काउंटर चेक कर लीजिएगा, स्केड्यूल 2 CRPC के अंदर ये आपको पता लग जाएगा कि 337A1 जो है खफीफ़ा, शजा खफीफ़ा, इज़ इट बेलेबल और नॉन बेलेबल। अगेन काउंटर चेक कर लीजिएगा, इस वक्त मेरे जहन से निकला हुआ है, बट इन माई थॉट मुझे लगता है कि ये बेलेबल है। अच्छा, इसके बाद अगर हम आगे जाते हैं, मुदिहा की तरफ जाते हैं, सो यहाँ पर क्या है, कट भी है और बोन भी एक्सपोज्ड है। सो बोन एक्सपोज जहाँ पर होगी तो वहाँ पे मुदिहा होता है। 337A2 है, इसको डील करता है। इसके अंदर आप किसास भी ले सकते हो, अर्श ले सकते हो, और 5 ईयर्स तक ताज़ीर के अंदर आपको पनिशमेंट हो सकती है। अब हशीमा क्या है, हशीमा में बोन इज़ फ्रैक्चर्ड। सो अगर आपने लेट्स से कि आपने किसी को सर के ऊपर डंडा मारा, उसका जो स्कल है या उसकी जो बोन है वो फ्रैक्चर हो गई, या आपका जॉ फ्रैक्चर हो गया, तो उसमें जब बोन, अगर आपका जॉ फ्रैक्चर हो गया है, अगेन क्योंकि फेस पे इंजरी है तो शजा में आएगी 337A3 है, अर्श एंड इसकी जो इसमें आप किसास नहीं लेते, इसमें अर्श की लाइबिलिटी है और 10 ईयर्स ऑफ इम्प्रिजनमेंट हो सकती है। इसी तरह अगर आगे चले जाएं, मुनक्किला, मुनक्किला क्या है, बोन इज फ्रैक्चर्ड एंड ऑल्सो डिसलोकेटेड। सिर्फ टूटी नहीं है बल्कि डिसलोकेट भी हो गई है। तो अब ये थोड़ी सी स्लाइटली ज़्यादा ग्रीवियस इंजरी है, तो इसको हम मुनक्किला कहते हैं। सो बोन इज़ फ्रैक्चर्ड एंड इज़ डिसलोकेटेड। इसके लिए जो हमारे पास लाइबिलिटी है सेक्शन 337A4 में, वो है अर्श एंड 10 ईयर्स इम्प्रिजनमेंट, सेम एज हशीमा जो कि हमने ऊपर पढ़ा था 337A3 के अंदर। अब आमा और दमीगा जो हैं, ये दोनों जो हैं, ये दे आर रिलेटेड टू योर स्कल एंड पर्टिकुलरली योर ब्रेन। सो अगर ये इसके लिए स्पेसिफिक उन्होंने प्रोविजंस बनाई हैं आमा और दमीगा के लिए, तो उसके लिए क्या है, आमा में स्कल फ्रैक्चर हुआ है एंड द वुंड रीचेज अप टू द मेम्ब्रेन बट डज नॉट डैमेज इट। सो पहुंच गया है मेम्ब्रेन तक, इतना डीप वुंड है कि मेम्ब्रेन तक पहुंचा लेकिन मेम्ब्रेन डैमेज नहीं हुआ, तो इसके लिए 337A4 A5 है, जिसमें जो लाइबिलिटी है वो अर्श है और साथ 14 ईयर्स ऑफ इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है। सो सीरियस ऑफेंस है। अच्छा, इसी तरह आगे अगर हम चलते हैं तो आमा के बाद आ गया दमीगा। दमीगा के अंदर क्या है, द स्कल इज फ्रैक्चर्ड एंड द वुंड रप्चर्स द मेम्ब्रेन। सो इस दफ़ा इतनी सीरियस इंजरी है कि ना सिर्फ स्कल फ्रैक्चर हुआ है बल्कि जो वुंड है उसने मेम्ब्रेन तक को जाके रप्चर किया है, डैमेज किया है। तो उस सूरत में क्या है, सेक्शन 337A6 है,
जो कि जिसमें लाइबिलिटी क्या है, अर्श हो सकता है, आपको कॉम्पनसेशन देनी पड़ सकती है और उसके साथ 14 ईयर्स ऑफ इम्प्रिजनमेंट हो सकती है। तो वापस चलते हैं, थोड़ा सा हॉलिस्टिकली देखते हैं, दोबारा रिविजन करते हैं। अच्छा जी, पहला पॉइंट क्या था? पहला पॉइंट क्या था कि जो हर्ट है 332 के अंदर डिफाइंड है। 332 हर्ट की 5 टाइप्स को डिवाइड कर देता है। अब क्या था? इतलाफ उद, इतलाफ सलाहियत उद, शजा, जरा एंड अदर काइंड्स ऑफ हर्ट्स, जिसके अंदर 337 G to Z आ जाते हैं, सारे बहुत से सब सेक्शंस हैं उसके अंदर। सो इतलाफ उद क्या था? जहाँ पर आप किसी ऑर्गन या लिम्ब को कट कर देते हो। इतलाफ सलाहियत उद क्या है 335 में? जहाँ पर आप किसी ऑर्गन की कैपेसिटी या फंक्शनिंग को डैमेज कर देते हो परमानेंटली। शजा क्या है? वो तमाम इंजरीज जो आपके हेड और फेस से रिलेटेड हैं। शजा की 337 के अंदर 6 टाइप्स हैं, खफीफा, मुदीहा, हशीमा, मुनक्कला, आमा एंड दमिगा। सो इसमें 337A 1 2 3 4 5 एंड 6 है। मुख्तलिफ सेंटेंसेज हैं। खफीफा कटिंग, कट विद नो बोन एक्सपोज, मुदीहा बोन इज एक्सपोज, हशीमा बोन इज फ्रैक्चर्ड, Munakila bone is fractured and dislocated, ama and damiga are restricted to skull and so बहुत सीरियस हैं और सीरियस इंजरीज भी हैं। अच्छा, अब आ जाते हैं अपनी फोर्थ कैटेगरी की तरफ और ये है जरा। इसको जरा भी बोलते हैं लेकिन इसको जिरा नहीं बोलते। जिरा जो वर्ड है दैट इज़ क्रॉस एग्जामिनेशन और एग्जामिनेशन सिंपली जो आपके कानून शहादत के अंदर आपको नज़र आता है वो वर्ड। लेकिन बट जरा ये जो है, जरा का मतलब होता है इंजरीज। अब इंजरीज कौन सी इंजरीज? वी आर टॉकिंग अबाउट इंजरीज रिलेटेड टू ऑल बॉडी एक्सेप्ट फेस एंड हेड। सो आप इस पॉइंट को नोट कर लो कि तमाम यानी फेस और हेड के अलावा, हेड और फेस के अलावा बाकी यहाँ से लेके नेक से लेके आपके टोज तक कहीं पर भी कोई इंजरी आएगी, आपने किसी को हर्ट किया, तो उस सूरत में आपके पास ये 2 टाइप्स की डिवीजन हो सकती है। अब यहाँ पर ज़रा थोड़ा सा समझना है। यानी जरा की 2 इकसाम है 337B के अंदर, जायफा एंड गैर जायफा। अब जायफा क्या है? बॉडी कैविटी ऑफ ट्रंक, जिसमें हम 337C एंड D देखते हैं। ठीक, बॉडी कैविटी ऑफ ट्रंक, इसका क्या मतलब होता है? यहाँ मेरे साइड पे लिखा भी हुआ है, बॉडी कैविटी ऑफ ट्रंक पनिशमेंट अंडर सबसेक्शन D अर्श एंड अप टू 10 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट। तो आपके तमाम वो बॉडी पार्ट्स जो सॉफ्ट बॉडी पार्ट्स हैं, जिसमें बोन नहीं है, जिसमें आपकी यानी लेट्स से कि आपके स्टमक में स्टैब हो गया, या जो अंदर हॉलो स्पेसेस हैं, कैविटी उस हॉलो स्पेस को कहते हैं जहाँ पर लेट्स से कि आपने स्टैब ऐसा किया या ऐसी चोट पहुंचाई जो किसी खाली जगह पे जाके लगी, वहाँ पर कोई बोन नहीं थी, कोई हार्ड पार्ट नहीं था बॉडी का, उसको बॉडी कैविटी ऑफ द ट्रंक कहते हैं। यानी पेट से ऊपर ऊपर, यानी आप कह लें कि आपकी जो बैक का पूरी साइड आ गई और फ्रंट अगर आप स्टमक से ऊपर आप सारा ले लें तो नेक भी इसमें आ सकती है। इसमें ये सारा आपका ट्रंक तक सारा एरिया आ जाता है। सो ये है बॉडी कैविटी ऑफ द ट्रंक। सो हमने क्या देखा कि हमने 3 पार्ट्स में बॉडी को डिवाइड कर दिया है। अगर आप इसको इस तरह से समझ लें, शजा जो है वो हेड एंड फेस है, जुरा के अंदर जायफा जो है वो सॉफ्ट बॉडी पार्ट्स हैं ट्रंक तक, यानी आपके नेक से लेके ट्रंक तक जो सॉफ्ट बॉडी पार्ट्स हैं जिसमें बोन का एक्सपोज नहीं हो रही, बोन को चोट नहीं लग रही, उसको हम जायफा कहते हैं। और गैर जायफा क्या है? गैर जायफा तमाम वो सारी इंजरीज हैं जो कि बॉडी कैविटी में नहीं फॉल करती, जिसमें बोन वगैरह एक्सपोज हो रही है, जिसमें स्किन को कट्स आ रहे हैं, डीप वुंड्स आ रहे हैं वगैरह वगैरह। अब उसकी क्या फर्दर टाइप्स हैं? सो हमने नोटिस किया कि शजा, जरा और फिर जायफा और गैर जायफा। अब गैर जायफा क्या है? वो तमाम इंजरीज, अब वो बेशक टांग पे आए, वो आपके पाँव पे आए, टोज पे आए, वो आपके किसी भी बॉडी ऑर्गन पे आए, उसकी आगे फर्दर 6 टाइप्स हैं। अब उसको हमें समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा जी, सबसे पहले जायफा के गैर जायफा के अंदर आपके पास दमिया आता है, ये पहली टाइप है। फिर बदीहा है, दमीहा। अच्छा, पहले मैं आपको साथ साथ एक्सप्लेन भी करता जाता हूँ। दमीहा फर्स्ट टाइप है गैर जायफा के अंदर, दैट इज़ सिंपली कटिंग ऑफ स्किन। सो आपके जितने भी कट्स हैं वो दमीहा में आते हैं। कहाँ पर आएगा? 337E के अंदर,
337E, और इसकी जो सेंटेंस है, जो इसकी सज़ा है, वो 337F1 है। तो आप देखेंगे कि पुलिस जब चार्ज करती है तो पुलिस आपको नॉर्मली किन सेक्शंस के अंदर चार्ज कर रही होती है? 337A में करती है, 337C एंड D में चार्ज करती है, और इसी तरह 337F में चार्ज करती है। बिकॉज गैर जायफ़ा जो है वो तो एक कैटेगरी है, वो उसमें सेंटेंस नहीं है, तो जो सेंटेंसेस के सेक्शंस हैं उसमें आपको चार्ज किया जाता है। आप देखें खफीफ़ा के लिए अंडर शजा 337A है, मुदिहा के लिए 337A2 है, वगैरह वगैरह। अब यहाँ पर क्या था, तो आपने क्या आपके जो आपके डेली बेसिस पे जब आप FIRs रीड कर रहे होते हो तो आपको चार्जेस क्या नज़र आ रहे होते हैं? आपको नज़र आते हैं जो कॉमनली इन तीन के अंदर आपको 337A नज़र आता है। 337A की आगे फर्दर टाइप्स हो सकती हैं, कोई भी टाइप वो लगा सकते हैं, वो आपको मैंने एक्सप्लेन कर दी। 337C एंड D लग सकता है, और फिर 337F लगता है, 337F। अब F में कौन सी काइंड है आपको बता दिया। पहली काइंड क्या थी? दमिया। दमिया क्या है? दमिया ये है कि जहाँ पर आपने किसी की स्किन में डीप कट किया और उसकी सज़ा क्या है? दमन और 1 ईयर्स ऑफ इम्प्रिजनमेंट हो सकती है, यानी डिस्क्रेशनरी कॉम्पनसेशन है, और 1 ईयर ऑफ इम्प्रिजनमेंट हो सकती है। दूसरी क्या है? बदिया। बदिया क्या है? बदिया इज़ वेयर देयर इज़ स्किन एंड फ्लैश विदाउट एक्सपोजिंग ऑफ द बोन। अब क्या हुआ कि आपका जो कट है वो इतना डीप है कि वो आपके गोश्त तक पहुंच गया है। सो फ्लैश वूंड है, फ्लैश तक उसने टच किया है, तो उसको हम बदिया बोलते हैं। ये थोड़ा सा सीरियस हो जाता है, तो इसकी जो सेंटेंस है वो 337F2 में है, और इसमें दमन और 3 ईयर्स ऑफ अप टू 3 ईयर्स ऑफ इम्प्रिजनमेंट हो सकती है। इसी तरह मुतलहिमा। मुतलहिमा जो है दैट इज़ लैसरेटिंग ऑफ द फ्लैश। अब लैसरेटिंग कहते हैं कि अगर आप किसी शार्प ऑब्जेक्ट से एक ऐसा कट लगाएं जो कि मतलब पूरे गोश्त को भी चीरे और स्किन को भी हटा दे, सो उसको लैसरेटिंग फ्लैश कहते हैं, सॉरी लैसरेटिंग वूंड कहते हैं। सो वो बड़ी शार्प ऑब्जेक्ट से होता है। इसकी सेंटेंस जो है वो 337(3) के अंदर है, जिसमें दमन दिया जा सकता है और 3 ईयर्स ऑफ इम्प्रिजनमेंट हो सकती है। सो क्या हो गई अब आपकी तीन यहाँ पर हमने डिस्कस कर ली, दमिया, बदिया एंड मुतलहिमा। तीनों को 337F1, F2, F3 के अंदर कवर हो गया। अब आगे आ जाते हैं, हमारे पास आ जाता है लास्ट 3 कैटेगरीज। उसमें हमारे पास पहली कैटेगरी क्या है? मुदिहा। मुदिहा वहाँ से ही हमने पहले पढ़ा था, लेकिन अब यहाँ पर बोन कहाँ एक्सपोज हो रही है? पूरी आपकी बॉडी में किसी भी पार्ट पे, बिकॉज ये गैर जायफ़ा है, यानी कि आपके सॉफ्ट बॉडी कैविटी के अंदर नहीं आ रहा। ये पूरी बॉडी के ऊपर कहीं पर भी आपने ऐसी इंजरी की जहाँ पर बोन एक्सपोज हो गई तो वो मुदिहा है। और मुदिहा की जो सेंटेंस है उसकी पनिशमेंट जो है वो लेट डाउन है इन 337F4। और F4 के अंदर जो है वो, सॉरी यहाँ पे ये F4 गलत लिखा हुआ है, इसको ज़रा प्लीज़ करेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि देखें ना F6 ये है, ये माय अपॉलॉजीज, यहाँ पे ये टाइपिंग एरर है। लेट्स करेक्ट इट। सो इट्स 337F4। नाउ एज आई एक्सप्लेन्ड यू कि बोन जहाँ पर एक्सपोज हो रही है उसको क्या बोलते हैं? मुदिहा बोलते हैं, और उसकी जो पनिशमेंट है वो 337F4 में है। क्या पनिशमेंट है? 5 ईयर्स एंड दमन हो सकता है। उसके साथ हमारे पास हशीमा, ये भी वहाँ से हमने शजा के अंदर से भी ये वर्ड यूज़ किया हुआ है, शजा में भी हशीमा यूज़ हुआ है। हशीमा क्या होता है? वेयर बोन इज़ फ्रैक्चर्ड। जहाँ पर आपने पिछले में क्या था? बोन एक्सपोज हो रही थी, यहाँ पे क्या है? बोन फ्रैक्चर हो रही है। आपने हड्डी तोड़ दी, टांग की हड्डी तोड़ दी, आपने बाजू की हड्डी तोड़ दी, तो वो क्या होगा? हशीमा होगा। हशीमा की सेंटेंस कहाँ पर लिखी हुई है? 337F5 में लिखी हुई है। और क्या पनिशमेंट है? 5 ईयर्स ऑफ इम्प्रिजनमेंट है, विद दमन भी हो सकता है। उसी तरह लास्ट आपके पास आ जाता है मुनक्किला। मुनक्किला का वर्ड भी हमने कहाँ से कैरी फॉरवर्ड किया? शजा के अंदर ये वर्ड भी यूज हो रहा था। एंड सो व्हाट इज मुनक्किला मीन्स? मुनक्किला मीन्स बोन इज फ्रैक्चर्ड एंड ऑल्सो डिसलोकेटेड। सो आपने हड्डी तोड़ी भी है और उसको डिसलोकेट भी किया है, यानी अगेन सीरियस इंजरी है। तो उस सूरत में 337F
F6 अप्लाई होता है, F6 अप्लाई होता है, और इसकी क्या सेंटेंस है, इसकी 7 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट हो सकती है और दमन हो सकता है। सो वापस इसको देखते हैं। जरा को 337B दो पार्ट्स में डिवाइड करता है, जायफा और गैर जायफा। जायफा क्या था, बॉडी कैविटी ऑफ ट्रंक में जो भी आपके सॉफ्ट ऑर्गन्स हैं उसके अंदर अगर नेक और स्टमक तक जितने भी पार्ट्स हैं उसके अंदर अगर कोई इंजरी आएगी तो वो जायफा है, 337C एंड डी। गैर जायफा क्या है, उसकी 6 टाइप्स हैं, दमीहा, बदीहा, मुतलहिमा, मुदीहा, हशीमा, मुनक्किला। ये जो 6 टाइप्स हैं इनकी जो 3 वर्ड्स हैं वो तो ज़ाहिर है शजा में से ही कैरी फॉरवर्ड हो रहे हैं। दमीहा मीन्स कटिंग ऑफ द स्किन्स, बदिया मीन्स स्किन एंड फ्लैश विदाउट एक्सपोजिंग ऑफ द बोन, लेकिन डीप कट है, फ्लैश तक गया है। और मुतलहिमा क्या है, जहाँ पर आपने लेसरेटिंग ऑफ द फ्लैश की है, पूरा आपने स्किन और फ्लैश साथ ही काट दिया। उसी तरह मुदिहा, हशीमा और मुनक्किला। सो वो एक मुदिहा में बोन एक्सपोज हो रही है, हशीमा में बोन इज़ फ्रैक्चर्ड, और मुनक्किला के अंदर बोन इज़ फ्रैक्चर्ड एंड डिसलोकेटेड। सो ये आपके 5 जो हैं, सॉरी 6 जो हैं वो टाइप्स ऑफ गैर जायफ़ा हैं। सो ओवरऑल आपने देखा कि इस कैटेगरी के अंदर पाकिस्तान पीनल कोड ने नॉन फेटल ऑफेंसेस और बॉडली हार्म्स को डिवाइड किया हुआ है। सिर्फ आप ये समझ जाएं कि पाकिस्तान पीनल कोड ने बहुत सिस्टमैटिक तरीके से बॉडी पार्ट्स और ऑर्गन्स को डिवाइड करके इंजरीज़ को उस बाइफरकेट किया है। एक और पॉइंट मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि ये जो डिटर्मिनेशन है कि आया इसमें शजा की कौन सी टाइप हुई है, मुदिया हुई है, हशीमा हुई है, मुनक्ला हुई है, आमा हुई है, ये मेडिकल लीगल ऑफिसर डिटर्मिन करता है। और इसीलिए प्रैक्टिस की मैं कुछ बात कर रहा हूँ यहाँ पे कि जब भी आपके पास कोई लड़ाई झगड़े का केस आता है और जहाँ पर पार्टी में से कोई एक इंजर हुआ होता है तो सबसे पहले पुलिस कहती है कि आप ना जाके मेडिकल करवाएं। क्यों करवाएं? बिकॉज दैट मेडिकल विल डिटर्मिन कि जनाब आपको किस सेक्शन के तहत चार्ज किया जाएगा। सो ये आपको अच्छी तरह पता होना चाहिए। अब इस यहाँ पे ये सेक्शन ख़त्म नहीं होता, ये सेक्शन बहुत डिटेल्ड है, 337G to Z, यानी अभी बहुत से सब सेक्शन इसके हैं जिसके अंदर तमाम वो अदर हर्ट्स हैं, जिसमें फॉर एग्जांपल अगर आप कोई एसिड यूज़ करें, कोई करोसिव सब्सटेंस यूज़ करें वगैरह वगैरह किसी को हर्ट करने के लिए, वो सारी चीज़ें उसमें आ जाती हैं। सो मेक श्योर कि आप उनको भी स्किम थ्रू कर लें। बट ज़्यादा जो आपके क्वेश्चंस आते हैं वो इनके दरमियान आते हैं, तो आपने कोशिश करनी है कि ये वर्ड्स थोड़े से ऑड हैं बट इनको नामों को इसी सीक्वेंस में याद करना है। मैं कोशिश करता हूँ, लेट मी एक्चुअली सी कि वेदर आई कैन वेदर आई कैन डिसकनेक्ट माई वीडियो एंड सो दैट यू कैन टेक अ पिक्चर फ्रॉम हेयर। बल्कि मैं एक काम करता हूँ कि मैं इसकी पिक्चर जो है एंड पे क्लियर पिक्चर भी वीडियो लेक्चर के साथ अटैच कर दूंगा। एनीवेज ये आपका जनाब पार्ट बी हो गया है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पार्ट जो है उसको कवर कर लेते हैं। इसके अंदर 337 के बाद कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस जो आ रही हैं वो है लॉज रिलेटिंग टू अबॉर्शन एंड मिसकैरेज। तो इसको ज़रा देख लेते हैं क्विकली। अबॉर्शन एंड मिसकैरेज से रिलेटेड, ये भी बॉडली इंजरीज से ही रिलेटेड चैप्टर है और इसी के कंटिन्यूएशन है 338। सो यहाँ पर क्या है, इसकाते हमल। सो इसकाते हमल का मतलब होता है अबॉर्शन और मिसकैरेज। सो इसकाते हमल में भी, यानी बेसिकली मिसकैरेज में या अबॉर्शन के अंदर भी दो तरह के इसमें आ जाते हैं। इसमें पहला तो है इसकाते हमल और दूसरा है इसकाते जनीन। सो इसकाते हमल इज़ वेयर द फीटस वेयर ऑर्गन्स आर नॉट फॉर्म्ड। सो अगर आप फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हो, खातून जो है वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में है और जो फीटस है उसके ऑर्गन्स अभी प्रॉपरली फॉर्म नहीं हुए होते, क्योंकि साइंटिफिकली फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ऑर्गन्स बन रहे होते हैं। जब वो बन जाते हैं तो उसके बाद अगर मिसकैरेज होता है या अबॉर्शन करवाई जाती है तो वो इसकाते जनीन में आ जाता है रादर देन इसकाते हमल। सो आपका 338 जो है वो इसकाते हमल को डील कर रहा है, यानी अर्ली स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी के अंदर टर्मिनेशन हुई तो उसको हम 338 में पनिशमेंट देखते हैं। दैट कैन बी फ्रॉम 3 to 10 years, उसमें डिपेंडिंग कि वेदर द वुमेन वाज कंसेंटिंग और नॉट, और वो सारी चीज़ें आ जाती हैं। फिर 338B जो है इसकाते जनीन वेयर ऑर्गन्स आर फॉर्म्ड, वेयर ऑर्गन्स आर फॉर्म्ड। अब यहाँ पर क्या है कि फीटस जो है वो एक डेवलप्ड स्टेज में आ गया है, सेकंड ट्राइमेस्टर एंड थर्ड ट्राइमेस्टर की यहाँ पे जिक्र हो रहा है। इसकी सीरियस पनिशमेंट है
338 punishment of isqat जनीन कैन बी अप टू 7 years और दियत एज वेल। सो ये आप पॉइंट जहन में रखिएगा कि अकॉर्डिंग टू इस्लामिक लॉ एंड अकॉर्डिंग टू शरिया एज वेल, जो अबॉर्शन से रिलेटेड, लॉफुल अबॉर्शन से रिलेटेड कानून है, उसके अंदर 3 एक्सेप्शंस हैं कि जहाँ पर माँ की ज़िंदगी को ख़तरा हो, विक्टिम ऑफ रेप हो, या फिर बच्चे की ज़िंदगी को ख़तरा हो, तो उस सूरत में अबॉर्शन बिल्कुल लीगल है। ये तो वो है कि डिस्ट्रक्शन ऑफ एन अनबॉर्न चाइल्ड की यहाँ पर ज़िक्र हो रहा है, और मिस कैरेज का यहाँ पर ज़िक्र हो रहा है, यानी आपने किसी को हर्ट किया और उस हर्ट के नतीजे में ये सब कुछ हुआ, तो यहाँ पर उसका ज़िक्र हो रहा है। ऑफ कोर्स यहाँ पर जो इसके एक्सप्लेनेटरी क्लॉजेज़ हैं इन्हीं सेक्शंस के, उसके अंदर ये भी बात शामिल है कि ये सेक्शन एक्सक्लूड नहीं करता उस औरत को जो कि ख़ुद एक मदर है, कैरियर है एट द मोमेंट। वो अगर ख़ुद भी ये पर्पसिवली करेगी, विद इल इंटेंशंस करेगी, मलिशियसली करेगी, तो उसके ऊपर भी यही सेक्शंस अप्लाई हो सकते हैं विदाउट एनी कॉज, विदाउट एनी रीज़न, अगर वो ये करेगी, राइट। सो ये एक इम्पॉर्टेंट 338 की प्रोविज़न